सही है। तो जिस तरीके से लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि आपने तकरीबन चीज़ें जो पढ़ी थी फ्रंट एंड के हवाले से, बैक एंड के हवाले से, वो अब तकरीबन एंडिंग पे हैं। सही है, एंडिंग पे क्या है, एंडिंग हो चुकी है। नोड जेएस के अंदर आपने एक्सप्रेस जेएस का पैकेज पढ़ा, एक्सप्रेस के अंदर हम लोगों ने राउटिंग पढ़ी। सही है, राउटिंग पे हमने गेट और पोस्ट पे मेनली जो फोकस रखा, और मैंने कहा कि नॉर्मली भी आजकल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर यही दो आपके जो राउट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं, गेट और पोस्ट। पुट और डिलीट में अगर आपने थोड़ा बहुत शोबाजी करनी है तो आप कर सकते हैं उस पर, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आपने देखा था कि पुट उससे पोस्ट की जगह क्या लिखना है, पुट और डिलीट, बाकी काम एग्जैक्ट सेम होता है और कुछ भी नहीं चेंज होता। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत हमने मिडिलवेयर्स के बारे में पढ़ा, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट में बॉडी से डेटा निकलवाना हो, यानी कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, तो हमने क्या चीज़, कौन सी मिडिलवेयर यूज़ की थी, एक्सप्रेस डॉट जेसन। एक्सप्रेस डॉट जेसन बेसिकली अल्टरनेटिव था बॉडी पार्सर का। पहले हम यूज़ करते थे बॉडी पार्सर, अब हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन। सही है, पहले हम यूज़ करते थे एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड, अब हम यूज़ करते हैं सिर्फ एक्सप्रेस डॉट जेसन। तो पहले दो मिडिलवेयर का यूज़ होता था, काम एक होता था। अब एक ही मिडिलवेयर है जो दोनों काम कर जाती है। और अगर आप इवन अगर आप बॉडी पार्सर, जो बूढ़े लोग हैं, जो नोड जेएस के थोड़े पुराने लोग हैं, वो अभी भी बॉडी पार्सर यूज़ करते हैं। जब आप बॉडी पार्सर यूज़ करेंगे तो नीचे चलाते वक्त इवन एक वार्निंग देता है कि बॉडी पार्सर हैज़ बीन डेप्रिकेटेड, इंस्टेड यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, के बॉडी पार्सर पुरानी अप्रोच हो चुकी है, अब क्या इस्तेमाल करो, एक्सप्रेस डॉट जेसन। तो उसके बाद हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाया पहले, जिसका हमने एरे लिखी। एरे में हमने फिल्टर के फंक्शंस के थ्रू, जावास्क्रिप्ट मतलब एरे मेथड के थ्रू हमने एक फालतू का डेटाबेस बनाया, जिसके अंदर हमने एक यूजर ऐड करवाया, डिलीट करवाया, अपडेट करवाया, फलाना ढिमकाना हमने काम किया था। उसके बाद हम लोगों ने डेटाबेस फाइनली यूज किया, और डेटाबेस कौन सा था, मोंगोडीबी था। हमने मोंगोडीबी का जब डेटाबेस कनेक्ट किया तो उसके बाद थोड़ी क्लासेस लंबी चली, जिसमें हमने क्रूड ऑपरेशन पूरा कंप्लीट किया। इसका मतलब है कि आपने बैकएंड राउट्स, यानी कि बिजनेस लॉजिक, यानी कि आपके पास एक रिक्वेस्ट है, उसके अंदर एक सर्टेन प्रोसेस हो और उसके बाद रिस्पॉन्स चला जाए, पहले ये पढ़ा। उसके बाद आपने उसको कनेक्ट करवाया किसके साथ, एक डेटाबेस के साथ, जो कि अगर आप एक ओवरव्यू में देखें तो बैकएंड का टोटल काम यही है कि पहले तो एक बिजनेस लॉजिक बनाना। अगर कोई आपको कहता है कि ये मुझे कैलकुलेशन करके दो, तो आपको वो कैलकुलेशन करके देना, या अगर आपसे कोई डेटाबेस से कोई कम्युनिकेट करने की बात कहता है तो वो उससे कम्युनिकेट करना। ये दो मेन चीज़ें हैं जो आप सर्वर्स में यूज़ करते हैं या बैकएंड्स में यूज़ करते हैं। अगर आप इसको ओवरव्यू में देखें तो ये दो चीज़ें। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जब हमने डेटाबेसेस ऐड कर लिए तो उसके बाद हमने जो एक टेस्ट आई थिंक लिया था, उसके अंदर हमने कहा था कि इसके आपके साथ कनेक्ट करना है। जब हम कनेक्शन कर रहे थे तो उसके बाद एक इशू आया था। वो इशू क्या था कि वो कोर्स का इशू था, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट का। सही है, तो नहीं सॉरी, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज। तो क्रॉस ओरिजिन के बारे में हमने देखा था कि बस एक मिडिलवेयर ऐड करनी थी npm इंस्टॉल कोर्स करने के बाद, और उसके बाद हमारा कोर्स अलाउ हो गया और हमारा रिएक्ट के साथ हमारा बैकएंड जो है कम्युनिकेट करने लग गया था। उसमें हमने एक चीज देखी कि अब बैकएंड का जो हमारे पास पोर्ट नंबर था वो था 5000 फॉर एग्जांपल, और फ्रंट एंड का क्या था 3000। अब दोनों के पोर्ट नंबर्स डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि हम इसको अलग अलग डिप्लॉय कर सकते हैं। मतलब एक सर्वर पे, जैसे कि आपका नेटलीफाई है, नेटलीफाई पे आपने किसको डिप्लॉय किया हुआ है, रिएक्ट को, अपने फ्रंट एंड को। तो आप अपना जो बैकएंड है वो आप कहीं भी किसी और पे जगह पे डिप्लॉय करें, उसका आपके नेटलीफाई वाले काम से कोई ताल्लुक नहीं है। नेटलीफाई बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए है। मैंने उसका डॉक्यूमेंटेशन अभी पढ़ी नहीं है अगर उन्होंने सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को एप्लीकेबल किया है, क्योंकि जो सर्वर साइड है वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा तो उसमें टू वे है। तो जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तो वो कुछ ही सर्वर्स अलाउ करते हैं, जैसे वो कौन सा आपका कौन सा था, साइक्लिक था, वो अलाउ कर रहा था, या हेरोकू करता था। अब हेरोकू पे भी आपकी जनरल जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय होती थी, लेकिन हम उसको क्यों ज्यादातर यूज करते थे, बैकएंड के लिए। उसकी वजह क्या थी कि वो टू वे कम्युनिकेशन अलाउ करता था, और उसके बाद वो पूरे पैकेजेस थे जो डेटाबेस के साथ भी आप इजीली कम्युनिकेट करवा सकते थे। उसका पूरा एक पैकेज होता था, आप उसको इंस्टॉल करें, MySQL से कनेक्ट हो जाए। सही है, तो ये डिफरेंट होते हैं आर्किटेक्चर्स। नेटलीफाई एक स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए। अगर उन्होंने एक्सपेंड किया, मतलब उन्होंने अलाउ कर दिया कि नहीं हम लोग सर्वर्स को भी हैंडल करेंगे, तो अलग बात है। उसकी वजह क्या है कि सर्वर आपका प्रोसेसिंग पावर लेता है और वेबसाइट जो है वो आपकी प्रोसेसिंग पावर नहीं लेती। अब एक रिएक्ट की वेबसाइट है, वो ज्यादा से ज्यादा नेटलीफाई को क्या करनी है, आपको भेजनी है और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जो एक बैकएंड है वो कोई ना कोई प्रोसेस करेगा।
सोचेंगे एक एआई का मॉडल लगा हुआ है बैकएंड के अंदर, आप लगा सकते हैं। एक आपके पास टेंसरफ्लो जेएस की लाइब्रेरी है जो पूरा एआई इंटीग्रेट करती है किसके अंदर, नोड के अंदर। अब वो आपका हैवी प्रोसेस लेता है, एक आपका कोर प्रोसेस से भी उसका दिल नहीं भरता, कम से कम 4 कोर प्रोसेसर होना चाहिए, सही है, 4 GB रैम होनी चाहिए, तब जाके वो लाइब्रेरी वर्कआउट करती है। अब नेटलिफाई का तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि नेटलिफाई ने क्या किया हुआ होगा, आपको एक छोटा सा प्रोसेसर, एक बहुत छोटी सी रैम दी हुई होगी, क्योंकि एक नॉर्मल वेबसाइट को चलाने के लिए उतना काफी है। आपने कभी आर्डिनो सर्किट्स देखे? किसी को पता है आर्डिनो क्या होता है? आर्डिनो एक छोटा सा आपका एक कंप्यूटर है जो इतना सा होता है, बिल्कुल इतना सा। उसके अंदर एक चार्जर की पोर्ट होता है, जैसे आपके मोबाइल का चार्जर का पोर्ट है, और एक यूएसबी केबल का पोर्ट होता है, और एक इंटरनेट का पोर्ट होता है, यानी जो आपको इंटरनेट का तार होता है। और आप उसको जब स्टार्ट करेंगे तो वो आपको बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह दिखेगा, एग्जैक्ट कंप्यूटर की तरह। उसके पास सब कुछ ये होगा, इवन उसके अंदर VS कोड भी खुलता है, और उसका साइज कितना है, इतना सा। लेकिन उसका मसला क्या है कि उसके अंदर 1 GB रैम होती है और एक कोर प्रोसेसर होता है, यानी कि उसका प्रोसेसर बहुत छोटा है और उसकी रैम भी बहुत छोटी है। लेकिन नॉर्मली जो बड़ी कंपनीज है वो क्या करती हैं कि उनका एक स्टैक बनवा लेती हैं और अपनी वेबसाइट उसके अंदर रखवा देती हैं, और वो 24 घंटे चलता रहता है, क्योंकि वो किस पे चलता है, एक चार्जर पे। तो एक बहुत बड़ा पावर बैंक होता है, वो पावर बैंक उसके साथ कनेक्टेड होता है। अब अगर एक हफ्ते के लिए भी लाइट चली गई तो वो पावर बैंक इनफ होता है उसको एक हफ्ते तक चलाने के लिए। उसके बाद एक वायरलेस इंटरनेट कोई कनेक्टेड होता है, जैसे आपके पास डोंगल्स होती हैं, सही, एक डोंगल देखिए आपने कि जोंग की डोंगल लगा दी, वो डोंगल आप पहाड़ी के ऊपर भी चले जाए उसका सिग्नल आता है। तो ये अब उसके साथ पूरा कम्युनिकेशन हो जाता है। तो अब आपका इन हाउस सर्वर बन गया। एक तो आप सर्वर गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, AWS का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, इन हाउस सर्वर, यानी आपके कमरे में रखा हुआ एक सर्वर होता है। तो ये डिफरेंट थोड़ी अप्रोचेस होती हैं जिससे आप सर्वर्स को कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं। इसके साथ बेसिकली आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको चाहिए थे, बेसिक JWT भी हमने पढ़ा, और JWT में बेसिकली हमने मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट यूज किया, और मिडिलवेयर में हमने एक सिंपल एक अलग मिडिलवेयर बनाई एक फंक्शन के तौर पे, और उसको हम बाद में इंजेक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इंजेक्ट का मतलब क्या है कि एक हमने राउट बनाया और उसको इसका नाम पास कर दिया कि तुमने ये वाली मिडिलवेयर इस्तेमाल करनी है, इसको हम कहते हैं इंजेक्शन। तो हमने एक इंजेक्ट किया, तो इसको पता चल गया इस राउट को कि इसको चलाने से पहले, यानी कि rest.send चलाने से पहले उसको क्या चलानी है, वेरीफाई यूजर की आपकी मिडिलवेयर, क्योंकि आपको पता है मिडिलवेयर हमेशा पहले चलेगी। और हमने ये सारा देखा था कि इसमें हमने नेक्स्ट का इस्तेमाल किया था, कि नेक्स्ट का मतलब है कि आगे बढ़ जाओ। आगे कहाँ बढ़ जाओ? जहां पे ये मिडिलवेयर लगी हुई है उसकी लाइन चल जाए। तो बेसिकली ये वाला सारा हमने काम किया था। अब ये वाला जो एक नाम है, आप जिस राउट के अंदर लगाएंगे, यानी कि app.get प्रोडक्ट्स यूजर्स जहां जहां आप लगाएंगे वो वाला राउट क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड। नहीं, गेट में भी आएगा। आपके पास अगर ये जैसे कि ये है ना गेट, इसमें गेट भी तो लगा हुआ है। कौन सा? ये वाला? ये इसमें हमने जो रिसीव किया है वो है हेडर्स एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन जो हेडर्स हैं, हेडर्स आपका गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, डिलीट हो, सब में जाता है। अगर आप इसमें गौर करेंगे, हम गूगल पे आते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे आते हैं, तो आपको नेटवर्क टैब आपको पता होगा। अब हमारे पास हालांकि google.com, अब देखिए ये रिक्वेस्ट टाइप क्या है, गेट रिक्वेस्ट टाइप है। ये कौन से हैं? रिस्पॉन्स हेडर्स, यानी कि जो सर्वर से आए। लेकिन अगर नीचे जाएंगे तो ये कौन से हैं? रिक्वेस्ट हेडर्स। हालांकि गेट रिक्वेस्ट है, लेकिन इसके साथ चिपककर ये सारे जो हेडर्स हैं ये सर्वर पे जा रहे हैं। मतलब ये हेडर्स के थ्रू आप एक थोड़ा स्पेसिफिक डेटा भेज सकते हो, और कुछ डेटा आपका ऑटोमेटिक जाता है, अगर आप नहीं भी भेजेंगे तो वो जाएगा। इसमें ये सारा वाला डेटा है। तो हम क्या करते हैं कि उस हेडर में एक नया डेटा भेज देते हैं, वो है टोकन। टोकन नॉर्मली स्टैंडर्ड है, आप उसको पोस्ट के अंदर भी भेज सकते थे, आप उसको यहाँ पे URL पैरेंट्स में भी भेज सकते थे। शायद आपने कभी कभी देखा हो, तो यहाँ पे करके एक बड़ा सा यूं करके लिखा हुआ होता है। तो वो क्या तरीका होता है कि वो URL पैरेंट्स में बेसिकली वो टोकन भेज रहा है। तो कोई भी आपका मर्जी है, लेकिन जो बाय स्टैंडर्ड है वो आपको कहाँ भेजना चाहिए? हेडर्स, क्योंकि हेडर्स नॉर्मली आपको दिखते नहीं है। तो एक URL जो है वो आपकी क्लीन रहती है, साफ रहती है,
और इससे क्या होता है कि जो आपका एक स्क्रैपिंग है, कोई आपका डेटा चोरी करना चाहता है, उठाना चाहता है, ये उसके लिए भी थोड़ा हेडेक है। मतलब वो शुरू में देखेगा कि आपका google.com सीधा सीधा लॉगिन हो रहा है, लेकिन जब वो खुद जाके कोड से google.com एक्सेस करेगा तो वो उसको लॉक कर देगा, बोलेगा कि इसके साथ क्या होना चाहिए था, टोकन होना चाहिए था। कौन सा वाले? वो आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा गोल्ड है, डेटा बिकता है। अब एक सर्विसेज हैं, ये पूरा एक काम है, इसको हम लोग वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। कुछ बहुत सारे यूजर्स होते हैं, वो ब्लॉग्स बनाते हैं, सही है। अब ब्लॉग किस चीज़ का बना रहे हैं? फॉर एग्जांपल एआई का। आप देखते हैं आपकी मीडियम और ये वो, अब वो आपको कहते हैं कि आप अपना मुझे ईमेल एड्रेस दे दो, मैं आपको फ्री बुक भेजूंगा, ज़्यादातर एक आ रहा होता है, सही है। या आप मुझे अपना ईमेल और ईमेल दे दो, पासवर्ड नहीं, जाहिर सी बात है, ईमेल मुझे दे दो या फ़ोन नंबर दे दो, तो हम आपको ना स्पेशल ऑफर्स भेजेंगे, आपको डिस्काउंट देंगे, हम 20% डिस्काउंट देंगे, आप सिर्फ हमें क्या दे दो, अपना ईमेल दे दो। अब देखो वो ब्लॉग है किसका? एआई का। अब फर्ज करो कि एक नई एआई की कंपनी खुली है, अब उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, सही है। तो उनके लिए वो 1000 लोग गोल्ड हैं जो एक्चुअली किस काम के लिए आए थे? एआई के लिए, क्योंकि इनको कंफर्म है कि ये जो 1000 लोग हैं सारे किससे किसी ना किसी तरीके से किससे रिलेटेड है? एआई से। तो ये डेटा गोल्ड होता है, ये बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग है। तो वो इस चीज को कलेक्ट करते हैं, फिर इसी डेटा को क्या करते हैं, आगे बेचते हैं और खुद भी मार्केटिंग करते हैं। अब वो 10,000 नंबर्स आपके पास फर्ज करें जमा हो गए हैं, 10,000 आपके पास ईमेल्स जमा हो गए। अब आप उन 10,000 को ईमेल्स भेज रहे हो, ईमेल भेजना तो फ्री है, आप कितने हो कितना भेज दो। अब उस 10,000 में से फर्ज करेंगे 500 लोगों ने भी खरीद लिया आपका प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट पे आपको $5 या $2 भी बच रहा था, सही है। तो आपके पास समझ लें $10,000 की आपको कमाई हो गई मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में। वरना अगर आप फेसबुक पे सेम काम करोगे, मतलब एडवर्ड लगाओगे, ऐड लगाओगे, आप गूगल पे ऐड लगाओगे, तो आपको हर ऐड पे यानी कि हर क्लिक पे पैसे देने पड़ेंगे। पहले आप $5 कमा रहे थे, अब आप $3 गूगल को दे रहे हो, $2 घर लेके जा रहे हो। ये फसला होता है। नहीं नहीं, ये कुछ उल्टा सीधे तरीके से लेते हैं। फिलहाल तो नॉर्मली ये होता है कि न्यूज लेटर आ रहा है, अगर आप खुद टाइप करके दे रहे हैं तो वो तो अलग चीज़ है। उस पर तो नीचे लिखा हुआ भी होता है छोटा सा लाइन में कि भाई आप अपने कंसेंट से हमें डेटा दे रहे हो, हम खुद नहीं ले रहे। अच्छा, आज की क्लास में मैं क्या चाह रहा हूँ, ऑलरेडी 12 बज गए, मैं चाह रहा हूँ यार एक ऐप बनाए, और अब लिखने बैठेंगे तो टाइम लगेगा, तो मैं सोच रहा था चैट जीपीटी से बनाते हैं। हो रही है, सही है। आप लोगों के पास तो होगा अपना अपना अकाउंट। यार ये नहीं करो, सही है जी। तो हम किस पे करना चाह रहे थे? चैट जीपीटी पे। अब यहां पे मैंने एक चैट बना के रखी हुई है ताकि टाइम बचे। 1 घंटा है हमारे पास, आधा घंटा आज समझ रहे हैं हो चुका है। अब मैं क्या सोच रहा था कि हम ना एक काम करें, हम एक वीडियो स्ट्रीमिंग सीखें कि वीडियो स्ट्रीम कैसे होती है। अब ये क्यों कॉम्प्लिकेटेड है या क्यों इतना मैं कह रहा हूँ इसको कि सीखना चाहिए, कि आप देखेंगे एक वीडियो जो फाइल होती है, अब जैसे मैं अपलोड करूंगा ये वाली फाइल जो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 150 MB 250 MB 350 MB की होती है। अगर हम पूरी की पूरी वीडियो फाइल एक साथ सेव करने लग गए फिर तो दिन से रात हो जाएगी। मतलब कि आप फर्ज करेंगे कि आप वेबसाइट पे गए, अब आपको कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, तो जब तक आप उस चीज़ को नहीं देख सकते, जब तक वो चीज़ डाउनलोड नहीं होती पूरी, आप बैठे रहते हैं कि 250 MB स्लो होता है। लेकिन आप यूट्यूब पे जाते हैं या आप नेटफ्लिक्स पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि पूरी फिल्म एक साथ डाउनलोड नहीं होती, वो छोटा छोटा सा वो बफरिंग होती है। मतलब वो थोड़ी वीडियो जो है वो आप जैसे जैसे वॉच कर रहे हो उसके साथ साथ वो डाउनलोड कर रहा है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फंक्शनैलिटी है जो मैंने कहा ही हम सीखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो मैथडोलॉजी है काफ़ी सिंपल है, सही है। इसके लिए हम बहुत सिंपल सी लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि चैट जीपीटी से मांगते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा एक ज़बरदस्त काम था एआई का, वो मैंने सारा चैट जीपीटी से किया है। तो जब एक चीज़ पूरी चैट जीपीटी करके दे रही है
तो ज़रा ये भी सीख लेते हैं ChatGPT से काम करवाना कैसे है, क्योंकि एक हमारे पास यूटिलिटी है तो उसको इस्तेमाल करना सीखते हैं, क्योंकि टाइम बहुत बचाता है। आप देखिए पूरी की पूरा इसने कोड लिख के दे दिया और मैंने ये कोड चेक किया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर पूछ लेते हैं थोड़ी देर, आई थिंक बना लेगा, बहुत आसान होगा। नहीं फिर उसको करेंगे आप ना, उसको ब्रेक डाउन करें। देखिए मैंने इसके साथ क्या किया है, मैंने इसको बोला क्रिएट एक्सप्रेस.js कोड टू यूज FS टू स्ट्रीम अ लोकली सर्व्ड वीडियो। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नई बात है, आप लोग ये चीज़ नहीं लिख पाते क्योंकि थोड़ा बहुत ये प्रायर नॉलेज वाली बात है कि आपको थोड़ा पहले पता होना चाहिए ये काम होता कैसे। सही है, मुझे पता था कि इसके लिए FS यूज़ होता है। FS क्या है कि एक फाइल सिस्टम एक्सटेंशन है Node.js की, मतलब लाइब्रेरी है, सॉरी। हम इसी को यूज़ करते हैं अपनी फाइल को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, जो मुझे बेसिकली जो चीज़ मुझे नहीं याद थी जिसके लिए मैं ChatGPT पे आया वो ये था, एक पूरा पैटर्न है जो हम हेडर्स बना के वापस भेजते हैं। सही है, तो मैं गूगल पे गया तो मैं ये पैटर्न ढूंढ रहा था, तो मुझे कहीं भी डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा था। सही है, एक प्रॉपर हेडर्स, मैं कह रहा था भाई, मैंने सिंपल गूगल पे लिखा कि हेडर्स फॉर स्ट्रीमिंग अ वीडियो इन Node.js, तो कहीं पे भी वो प्रॉपर जो एक समझ ले ना इस तरीके से कि भाई ये करना है, ये नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा ChatGPT पे क्यों ना करें, तो ChatGPT पे मैंने ये लाइन लिखी तो मैंने देखा उसमें तो पूरा कोड ही लिख दिया। तो मैंने कहा कि मजे की बात है, हमने तो एक लाइन भी लिखने के लिए पड़ी। उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि वो क्या है, तो मैंने कहा कि इतना कर लिया है तो एक और थोड़ा काम कर लेते हैं। मैंने इससे पूछा क्रिएट HTML CSS पेज दैट विल यूज दिस API टू शो द वीडियो। ठीक है, तो इसने HTML की वीडियो बना, वो एक पेज बना दिया। उसके बाद मैंने कहा कि इतना क्यों रुके, तो क्रिएट अ रिएक्ट कंपोनेंट टू डिस्प्ले गैलरी ऑफ वीडियोस। हमने कहा रिएक्ट तो हमने पढ़ी है, सही है, रिएक्ट का प्रोजेक्ट तो वो वाली बात की पूरा नहीं बना पाएगा। तो मैंने कहा कि एक कंपोनेंट बना लो जो क्या डिस्प्ले करेगा, गैलरी ऑफ वीडियोस। यानी कि बेसिकली मैं अगर आप थोड़ा सोचे तो मैं यूट्यूब वाली कहानी करना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से यूट्यूब सारी वीडियोस दिखाता है, उस पर आप एक पे क्लिक करते हैं तो वो वीडियो चल जाती है। मैं बेसिकली वैसा काम करने की कोशिश कर रहा था। तो आप देख रहे हैं कि इसने पूरा एक कंपोनेंट बना लिया है जिसपे मैप यूज हो रहा है, बहुत सिंपल कोड किया है, बहुत इजी कोड किया है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे axios.get भी है, उसके साथ await और async भी है, और उसके बाद उसने किसमें रैप किया हुआ है, यूज इफेक्ट में भी रैप किया हुआ है। मतलब सारा काम उसने ऐसा किया है कि समझना भी बहुत आसान है। क्या, ताकि वो तब तक नहीं आता, ये डॉट देन वाली अप्रोच इसने यूज नहीं की ना। आप दोनों कर सकते हैं, async await या promises, दोनों चीजें। इसने async await यूज किया, हम वो यूज कर लेंगे, हमारी मर्जी है। खैर नीचे आए तो उसने बहुत सिंपल कर लिया। मैंने बोला कि ये मजे का नहीं है, मैंने बोला कि मेक इट ब्यूटीफुल यूजिंग बूटस्ट्रैप 5, तो भाई बंदे ने बूटस्ट्रैप 5 लगा दी पूरी ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंसेस से पूरी की हमारी क्या बन गई एक एप्लीकेशन। तो मैंने कहा यार ये तो कमाल चीज है। हम पहले मैं सोच रहा था कि हम क्या बनाएं, तो मेरे दिमाग में आया कि ये स्ट्रीमिंग वेबसाइट बनाते हैं। फिर मैं सोच रहा था यार कितने दिन लगेंगे कि हम पहले एक रिएक्ट की पूरा एक AI बनाए, सॉरी UI बनाए, UI के बाद हम इसका बैकएंड बनाए, बैकएंड के बाद हम दोनों को कनेक्ट करें, तब जाके मतलब बनेगा। मैं सोच रहा था पता नहीं 2-3 हफ्ते निकल जाएंगे इसमें, लेकिन फिर जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो इसको क्विकली हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, ये उसका बेसिक कंपोनेंट है, क्योंकि ये सबसे कोर फंक्शनैलिटी है कि एक जो आपकी वीडियो है वो चंक्स बनकर जाए आगे। ठीक है, इसका अभी मैं और करवाना चाहूंगा कि मैं सोच रहा था कि ये क्यों ना हम इसको MongoDB में सेव कर सकें, अपने पास रखेंगे। एग्जैक्टली नहीं, जैसे ये थोड़े नहीं, अपने कंप्यूटर यूजर नहीं, ये सर्वर के पास सेव होगी, सर्वर से यूजर उठाएगा। नहीं बाकी भी तो अवेलेबल है। हाँ, तो ये हम अब वेबसाइट बना सकते हैं कि हमारे पास एक अपलोड फंक्शनैलिटी भी है और एक हमारे पास स्ट्रीमिंग फंक्शनैलिटी। स्ट्रीम का मतलब होता है कि बफरिंग, और उसके बाद एक डाउनलोड फंक्शनैलिटी भी हो। तो अगर मैं डाउनलोड के बटन को क्लिक करूँ तो सारी की सारी फाइल मेरे पास डाउनलोड भी हो जाए। तो ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी हो सकता है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन सिस्टम के बाद हमारी एक वीडियो गैलरी भी हो सकती है, माय वीडियो गैलरी, कि मैं एक ऐड टू लिस्ट वाला, जैसे नेटफ्लिक्स अगर आपने यूज़ किया है तो उसमें प्लस का बटन होता है, आप प्लस कर दें तो आपकी वीडियो लाइब्रेरी में वो जो मूवी है वो सेव हो जाती है। जब आप फिर गैलरी पर क्लिक करते हैं तो आपकी वो सारी वीडियोज़ जो आपने गैलरी में ऐड की हुई होती हैं वो सेव हो जाती हैं। उसके बाद साइड में एक डिलीट का बटन भी होगा। मैं कहूँ यार नहीं यार ये मैंने देख ली या कुछ कर लिया, या ये हो कि वॉच डो, अगर मैं किसी पे क्लिक कर दूं
क्लिक करने के बाद उस पर क्या स्टेटस आ जाए, वॉच्ड, कि ये वीडियो आपने देख ली है। तो एंडलेस आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ भी इसके साथ खेल सकते हैं। लेकिन जो कोर फंक्शनैलिटी है वो ये है कि एक वीडियो को स्ट्रीम कैसे करना है। अगर आपके पास कोई इंटरव्यू पे आपको कोई बुलाता है तो, और ये इस तरह की वेबसाइट बनवाएगा, तो उसको पता है कि आप यूआई बना लोगे, सही है। उसको पता है आप गूगल सर्च करके कुछ भी करके आप यूआई बना लोगे। उसको पता है आप ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी बना लोगे। उसको पता है आप गैलरी भी दिखा दोगे। जैसे हम मैप से वो सारी लिस्ट मंगवाते थे मोंगोडीबी से और उसके कार्ड्स बनवा लेते थे, उसको पता है ये सब आप कर लोगे, इसमें कोई मजे वाली बात नहीं है। इसकी जो मेन कोर फंक्शनैलिटी है वो है इस वीडियो की बफरिंग, कि एक साथ सारी वीडियो डाउनलोड ना हो, चंक कर एक छोटे छोटे हिस्सों में डाउनलोड हो, मतलब वो बफर करे, ताकि आपके इंटरनेट पे ज्यादा मसला ना हो। जैसे कि एक एक MB डाउनलोड हो, पहले एक MB डाउनलोड हो, अब आप देख रहे हो, जैसे ही आप देख रहे हो तो साइड में बफरिंग, यानी कि आपकी ज्यादा से ज्यादा वीडियो डाउनलोड होती जा रही है। ये मेन फंक्शनैलिटी है, इसको करना और समझना मेन काम है। 500 MB की जगह है, तो इसका ये हाल है कि आपको खरीदना पड़ेगा वो, लेकिन या फिर आप दूसरी सर्विस यूज कर लें, इसका और कोई तरीका नहीं है। मोंगोडीबी पे मैंने कहा था वो शायद मैंने उसकी बात की थी, ड्राइव की। 23-24 GB का वो मेरे क्लाइंट का अकाउंट था मेरा, जो उसका मैंने कहा था डेटाबेस था उसका, जिसपे हमने काम किया था। उसने खरीदा हुआ था यार, जाहिर सी बात, 24 GB फ्री में ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ सही है, आप मिक्स कर रहे हैं। वो मोंगोडीबी नहीं था, वो मोंगोडीबी नहीं था, वो था वो आपका AWS पे आपको 30 GB फ्री मिलता है, लेकिन वो मिलता है EC2 के अंदर। वो बिल्कुल भयानक दिखने वाला सिस्टम है। वो इस तरीके का एटलस नहीं है कि आपने लिखा नीचे बड़ा खूबसूरत सा डैशबोर्ड आ रहा है, आपने कनेक्ट का बटन दबाया आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई, उसके बाद आपने व्यू डेटा व्यू कलेक्शन का बटन दबाया आपके पास कलेक्शन दिख रहे हैं खूबसूरत से, आपको मॉनिटरिंग दिख रही है कि कितना यूजेज हो रही है। उधर कुछ भी ऐसा नहीं है। उधर आपको MySQL पहले इंस्टॉल करनी पड़ती है, उस MySQL को एक्सपोज करवाना पड़ता है, उसके यूजर्स बनाने पड़ते हैं। वो सारा काम किससे हो रहा होता है? कमांड लाइन से। यानी कि आप कमांड लाइन से उस सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, उसमें सब कुछ इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद उस अपना सारा डेटा उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो 23-24 GB का डेटा मैंने उसको ट्रांसफर करके दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि AWS 30 GB तक फ्री डेटा देता है 1 साल के लिए। उसके बाद $15 लेता है पर मंथ, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा सस्ता है एज कम्पेयर टू MongoDB या दूसरी सर्विसेज जो डेटाबेस को करती हैं। उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था उस वक्त वो था $200 पर मंथ, वो जिस वेबसाइट पे उसने होस्टिंग करवाई भी थी। तो हमने वो पहले साल के लिए फ्री करवा दिया और दूसरे साल के लिए $15। तो वो MySQL था। हालांकि ये काम आप MongoDB में भी कर सकते थे, क्योंकि अगर आप MongoDB में जाएं, वैसे ये अच्छी सजेशन है, आप MongoDB में जाएं तो MongoDB एक ऑफलाइन डेटाबेस भी है, सही है। अगर आप MongoDB में डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड लोकल स्टोरेज नहीं, ये तो एटलस है, ये रहा डाउनलोड, ठीक है। तो ये डाउनलोड क्या देता है? ये आपको पूरा का पूरा जो MongoDB सिस्टम है वो कहता है वो आप अपने पास डाउनलोड कर लो। तो यही जो डाउनलोडेड वर्जन है, ये अगर आप किसी सर्वर में जाके इंस्टॉल कर दो और उस सर्वर पे जाके MongoDB चला दो, और उस सर्वर के साथ आप उसके फायरवॉल, शायद आप लोगों को किसी को भी पता होगा, फायरवॉल्स ओपन कर दो, क्योंकि सर्वर्स के फायरवॉल्स ओपन नहीं होते, आपके पीसी के सारे पोर्ट्स ओपन होते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि आप 3000 5000 कोई भी पोर्ट बना लें वो आप एक्सेस कर लेते हैं, सर्वर्स पे ओपन करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है ये वाला पोर्ट नंबर मुझे चाहिए। और MongoDB का है, XAMPP से नहीं होता, वो हम लोग लिनक्स यूज करते हैं, तो लिनक्स पे सारा कमांड लाइन चलता है। तो वो करके आप उसको ओपन करते हैं पोर्ट्स को, उसके बाद वो जो आपका कनेक्शन स्ट्रिंग है वो आपको मिल जाती है, जो कि आपके सर्वर की होती है। उसके अंदर आपको कितना मिल जाएगा? 30 GB AWS में पहले साल फ्री। तो 30 GB 500 MB से आप डायरेक्ट कहाँ जब मारेंगे? 30 GB, तो बहुत ज़्यादा है। क्या? हाँ, मतलब बात तो एक ही है। अगर आप डेटाबेस चेंज करो तो आप पे डिपेंड करता है आप डेटाबेस कौन सा चेंज कर रहे हैं। तो वैसे अगर आप Node.js यूज़ कर रहे हैं तो Node.js में नॉर्मली Mongo ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको Mongo चाहिए आप Mongo चला लें, आप दोनों इंस्टॉल कर लें। मैंने ये भी किया हुआ था कि एक मेरे पास सर्वर है मेरा माई इंस्टेंस का, जो कि पहला साल अभी फ्री चल रहा है, तो उसके अंदर तो मैंने पता नहीं कितने डेटाबेस इंस्टॉल किए हैं। तो जो मेरी कंपनी का टेस्टिंग का जो भी मुझे चाहिए होता है मैं उसमें डेटाबेस बनाता रहता हूँ। तो उसमें PostgreSQL, Redis
उसके बाद ये मोंगो नहीं है, मोंगो यूज़ नहीं करता मैं, और उसके बाद एसक्यूएल सर्वर। तो ये सारे डिफरेंट डेटाबेस उस पर चल रहे हैं, हालांकि उसकी रैम 1 GB, लेकिन बस उसको यूज़ करते रहते हैं टेस्टिंग वगैरह के लिए। तो वो आपके ऊपर है कम्प्लीटली। कौन सा लोकल स्टोरेज हमने किया था? लोकल स्टोरेज हमने किया था किस पे? हमने कुकीज़ किया था। तो आपको ये पता है लोकल स्टोरेज तो बहुत इजी है यार। लोकल स्टोरेज भाई मेरा विंडो डॉट लोकेशन डॉट लोकल स्टोरेज क्या होता है? विंडो डॉट लोकल स्टोरेज उसके अपने सर्वर में। वो तो वही ना कि आपको डेटाबेस का ये पूरी फाइल यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसको वहाँ जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा, उस सर्वर को अप करना पड़ेगा, उसके बाद वो चल जाएगा उसके पास लोकली। यहाँ से वो डेटाबेस नॉर्मल, आप MySQL करना है तो आप MySQL को डाउनलोड करेंगे, आप MySQL पे जाएँ, यहाँ पे आप डाउनलोड कर लें। अब ये पूरा डेटाबेस है, ये ट्राई फ्री आ रहा है आपके पास, बल्कि ये ट्राई फ्री जो है ना ये झूठ बोल रहे हैं। कम्युनिटी एडिशन जो होता है ये फ्री होता है, कम्युनिटी डाउनलोड्स। अब यहाँ से आप APT रेपोजिटरी आप इसको डाउनलोड कर लेना, ये नहीं है। वर्क बेंच अलग चीज़ है। ये रहा इंस्टॉलर फॉर विंडोज, ये रहा, ये वाला है। 450 MB का डेटाबेस है ये पूरा डेटाबेस सिस्टम है, पूरा डेटाबेस। ये उसके कंप्यूटर पे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास उसका कंप्यूटर पे क्या मिल जाएगा? डेटाबेस मिल जाएगा। तो ये लोकल चलेगा क्या? तो ये सवाल उठता है उसको अपने कंप्यूटर पे फिर चाहिए क्यों? नॉर्मली फिर हम एनीडेस्क से करते हैं, ऐसा होता है। कंपनीज कुछ होती हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करते। ऐसी जैसे एटलिस कंपनी में हमने काम किया, उसके बाद यूनिस टेक्सटाइल है लांडी में, उसके लिए हमने काम किया। वो लोग कह रहे थे हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका डेटा जो है वो सेंसिटिव है, वो उनको डर है कि हैक हो जाएगा। तो वो कह रहे थे जो काम करना है तुम लोगों ने लोकली करना है। तो हमने उनके लोकल कंप्यूटर्स पे सारा जाके डिप्लॉय किया था। अब उसके दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो यहाँ उनको बोलो थोड़ी देर के लिए आप इंटरनेट ओपन कर दो, हम एनीडेस्क के थ्रू या टीम व्यूअर के थ्रू कनेक्ट होकर हम सब काम कर लेंगे, या आपको उनके पास जाना पड़ेगा। हम लोग गए थे, हम लोगों ने उनके सर्वर्स पे सारा इंस्टॉल किया। उसके बाद बहुत चक्कर लगे थे हमारे एटलिस पे। वो लोग थोड़े पागल हैं, वो PC बंद कर देते थे फिर बोलते थे चल नहीं रहा। अरे भाई जब वो क्लाउड नहीं है, तुमने खुद क्लाउड नहीं करवाया, तो लोकल है, तो लोकल बंद करोगे तो बंद हो जाएगा। अब ये सुन रहे होंगे, पता नहीं कोई सुन ला ले। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं। खैर, तो हम क्या करते हैं कि एक न्यू हमारा एक रेपो बनाते हैं क्विकली, और इसका नाम हम देते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग। कौन सा वाला? जो रिएक्ट के लिए था यार, वो तो बहुत इजी चीज़ है यार, वो तो तुम लोगों को खुद ही कर लेना चाहिए। कुकीज़ फ्रंट एंड में ही सेव हो रहा है, मतलब हाँ नहीं, आप लोकली सेव कर रहे हो ना उसको, तो जो आपका ब्राउज़र है वो सेव कर रहा है ना, तो आपके पास लोकल सेव है ना वो। तो कुकीज़ सर्वर से कभी भी नहीं आते, कुकीज़ सर्वर पे जाते हैं। ये एक हमारा राउट होता है, सर्वर कभी कुकी नहीं भेजेगा, क्योंकि कुकीज़ सर्वर के पास आए कैसे? पहली बात तो ये तो डेटा थेफ्ट हो जाएगा, ये अगर आपको खुल गया लॉ सूट लग जाएगा आपको। भाई कुकी आप एक्सेस नहीं कर सकते। इवन अगर आपने देखा है कि वो नीचे आ रहा होता है, येस आई वांट टू, नीचे एक्सेस आ रहा होता है, वो उसमें क्या इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है कि मैं आपके क्या सेव करने वाला हूँ, कुकीज़। सर्वर पे भेजोगे फिर तो ऐसे ऐसे आपके केस खुलेंगे आपके ऊपर, क्योंकि ये डेटा थेफ्ट में आता है। ये लोग बेसिकली कंपनीज वाले क्या इन्होंने तरीका निकाला हुआ है कि हम अपने क्लाइंट्स का डेटा सेव कर रहे हैं लेकिन उनके खुद के कंप्यूटर पे कर रहे हैं। तो वो लोग थोड़ा ना यू टर्न मार के बच जाते हैं। तो बोलते हैं हम उनका डेटा उठा थोड़ी रहे, हम कहाँ सेव कर रहे हैं? कुकीज़ में, जो कि कहाँ है? उन्हीं के कंप्यूटर पे, हमारे कंप्यूटर पे नहीं है। अगर वो लोगों ने अपने सर्वर पे भेजा ना, फिर तो उनके ऊपर अच्छे खासे लॉ सूट बनेंगे। खैर, तो आपको पता है कि हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं? npm init करते हैं। npm init हो जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद हम करते हैं npm i express course। दो चीज़ें थी हमारे पास जो हमने इंस्टॉल की थी, तो ये दोनों चीज़ें बहुत क्विकली हो जाएंगी। सही है।
उसके बाद हमने यहाँ पे क्या की थी, main डॉट js। अब main डॉट js में आपको पता है कि हमारे पास कॉन्स्ट है, एक्सप्रेस है, रिक्वायर क्या है। हालांकि मैं एक्सप्रेस यूज ज़्यादा नहीं करता, लेकिन आप लोगों के चक्कर में मुझे याद हो गया पूरा। कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या था, ऐप डॉट यूज, और यूज में क्या आएगा, कोर्स। उसके बाद क्या है, ऐप डॉट लिसन, और लिसन में हमारे पास यहाँ पे पोर्ट है। पोर्ट हम कौन सा उठाते हैं, 5000 हमारे पास ये आ गया पोर्ट। और हमने ये हमारा फंक्शन बनाया। फंक्शन में हमने कहा console डॉट लॉग में स्ट्रिंग लिटरल लगाया, सर्वर हैज स्टार्टेड एट। तो क्या बात है, आपका सर्वर रेडी, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। अब आपको पता है कि हम क्या करेंगे, ऐप डॉट गेट करेंगे। अब ऐप डॉट गेट में आपको पता है कि हमारे पास एक तो कॉल बैक फंक्शन आएगा, और दूसरा आएगा कि ये फंक्शन, ये राउट कहाँ पे है, तो ये है इंडेक्स राउट। और इंडेक्स राउट जो है यहाँ पे क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अच्छा, ये अगर मिडिल वेयर है, एप्लीकेशन मिडिल वेयर थी है, तो मिडिल वेयर है तो इसमें नेक्स्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि ये लास्ट है, सही है, तो इस वजह से नहीं आता। सिंपल सी इसका सवाल जवाब, सॉरी, रेस्ट डॉट सेंड, और आपने बोल दिया हेलो वर्ल्ड। तो हमारा बेसिक सर्वर रेडी। अब हम, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ रहती है ऐप डॉट यूज में, और वो क्या है, एक्सप्रेस डॉट जेसन, और ये एक फंक्शन है, तो ये भी रेडी है। तो हमने कहा npm, सॉरी npm नहीं है, नोड मेन डॉट जेएस, और मोर कोर्स, तो कॉन्स्ट कोर्स इट इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और हमारे पास क्या मिल गया, कोर्स। अच्छा, ये बेसिक जो लाइन थी, ये भी चैट जीपीटी से कॉपी कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि हम ये वाला काम अपना करें, सही है। तो सर्वर हैज़ बीन स्टार्टेड 5000। अब हम डायरेक्टली थंडरबोल्ट यूज़ करते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। गेट करते हैं हम पहले डायरेक्टली यूज़र्स पे, और हम सेंड करते हैं, और हमारे पास क्या मिल गया, हेलो वर्ल्ड मिल गया, बेहतरीन हो गया। उसके बाद हम इसी को कॉपी करते हैं, सही है। अब हम कहते हैं /API/videos या वीडियो, सॉरी, ठीक है। अब ये मैं API क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको ये किस में रखना चाहिए था, एक्सप्रेस डॉट राउटर के थ्रू इसका पूरा कंट्रोलर बनना चाहिए था, और इस कंट्रोलर के अंदर ये जाना चाहिए था। तो वो आपका जो यहाँ पे ये इंपोर्ट होता, वो इंपोर्ट किस तरीके से होता, /API। तो लेकिन फिलहाल एम ही लगा दे रहे हैं /API/video। अब इसके अंदर हम लिख लेते हैं दिस इज वीडियो। अब हम वापस आते हैं, तो हमारे पास एक पैकेज है, इसको हम कहते हैं fs, और ये हमारा नेटिव पैकेज है बेसिकली, यानी कि आप इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये हमारे पास क्या है, fs, इसने एक्सप्रेस के साथ आपको मिल जाता है, जब आप एक्सप्रेस पैकेज करते हैं ना तब आपको मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, हमारे पास एक अदद कोई हमें वीडियो चाहिए होगी। अब हमारे पास वीडियोस बहुत सारी पड़ी हैं, टेंशन ही नहीं है, सही है। लेकिन मसला ये कौन सा, ये है MKV। मुझे चाहिए एक MP4, क्योंकि MP4 बेसिकली बाय डिफॉल्ट एक हमारे पास एक्सटेंशन है, जो हमारा वीडियो जो हम यूज़ करेंगे, जो एक वीडियो का टैग है HTML5 का, वो बाय डिफॉल्ट कौन सा रिसीव करता है, MP4। तो MKV भी हो सकता है वो कर ले, लेकिन मसलों से बचने के लिए जितना सिंपल रहे उतना बेटर है। तो हमारे पास कोई वीडियो अगर हो, तो ये हमारे पास कोई, चलो अल्लाह रसूल की कोई वीडियो है, मौके की मुनासबत से बड़ी अच्छी वीडियो है, तो हम इसको फिलहाल यहीं पेस्ट करते हैं, और उसको हम कहते हैं सैम्पल। हालांकि ये वीडियो कितनी है, 5 MB, जो कि बहुत कम है। नॉर्मली मैं चाह रहा था कोई 150 MB कुछ हो, सही है। पहले तो हम इसको
चेकआउट कर लेते हैं। सही है। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को बंद करो। इसके साथ साथ हम एक करते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जिसका बहुत टाइम से आपसे कोई ताल्लुक नहीं रहा है आजकल। इसको हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाया। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जो चीज़ बेसिकली हम यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा टैग है, वीडियो, एचटीएमएल वीडियो, ये हमने पढ़ा था राइट। और एचटीएमएल वीडियो का कोड अगर आपको याद हो तो हमने यहीं से छापा था। क्या नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो है मुझे ये वाला एक ही चाहिए होगा और विड्थ 400 है, ठीक है चला रहे। एक तो कंट्रोल्स भी दिखाओ, दूसरा क्या करो, ऑटो प्ले कर दो। तो अब ये मेन कह रहा है सोर्स, सही है। मजे की बात है कि इतना काफी है आपके HTML साइट के लिए। अगर हम इसको लाइव सर्वर पे चलाएं तो अभी इसको वीडियो नहीं मिलेगी, उसकी वजह क्या है, अब इसको वीडियो मिल गई, ठीक है। बहुत तेज बनाया, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो है, सिंपल सी इस पे आ चुकी है। अच्छा कहां से एक्सटेंशन, ये आपको देखना पड़ेगा कि ये वीडियो वाला जो टैग है ये कौन सी एक्सटेंशंस को सपोर्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लिस्ट देखनी पड़ेगी। आई थिंक यहाँ पे गिवन है, जहाँ से हमने छापा है ना, यहाँ कहीं पे गिवन थी। ये देख लेते हैं। ये 3 सपोर्ट करता है, MP4, WebM और OGG। अगर आप इसको देनी है तो ये आपको दोबारा से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। MKV जो हमारा पहले वाला था उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो आपको ऑनलाइन ही बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, वो मसला नहीं है हमारा। खैर अच्छा, इसको स्टाइल अगर हम दें टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो लगेगा क्या? ये क्या है, कहाँ चल रहा है? अच्छा सॉरी, वो पेज रिलोड हुआ, थोड़ा सा चल गया। अच्छा क्या नहीं, ये बेसिकली हाँ, ये जो आपका वीडियो जो टैग है ना, ये इसका बाय डिफॉल्ट नेचर है कि ये आपके इवन लोकल सिस्टम से भी जब वो डेटा उठा रहा है ना, तो वो चंक्स में उठा रहा है। तो यही जो इसका मेथोडोलॉजी है, ये हमें यूज करना है आगे भी, सही है, वीडियो टैग का। वैसे एक और चीज मुझे, एक मिनट, ये फिर से चल जाएगा। इसका कोई नहीं था, ये साउंड बंद रहे, मैंने बंद ही कर दिया, छोड़ो। अच्छा टेक्स्ट लाइन होता है और क्या होता है, एक मार्जिन टॉप भी होता है। मार्जिन टॉप में होता है हमारे पास 45 VH। अगर हम इसको कहें तो ये ज्यादा हो गया, चलो कुछ ऐसे नॉर्मली हम इसको उससे करते हैं, फ्लैक्स से। अच्छा इसने इसको बंद ही कर दिया है। खैर जाने दो, मेन काम ये नहीं है, मेन काम में पहले आते हैं। चलो ये सिंपल सा HTML का पेज है, इसको जल्दी जल्दी हमने जस्ट यूज करना है रिक्वेस्ट भेजने और रिक्वेस्ट रिसीव करने के लिए, ठीक है। मेन इसका काम ये, हमारा मेन काम का है यहाँ पे, सही है। नोड जो इसके सर्वर पे काम करते हैं। तो अब जरा उस पर चलते हैं कि हमारा चैट GPT क्या कहता है। इसको बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। अब अगर हम देखें तो उसने पहले हमने क्या बनवाया हुआ है, Express.js का ही कोड। अब app.get हमने बनाया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो पहला हमारे पास इसने उठाया हुआ है वो रिक्वेस्ट headers.range से एक फाइल उठाई हुई है, एक जगह से चीज उठाई हुई है। तो हमें एक चीज पता है, अब इसको हटाते हैं। इसका मतलब है कि हेडर्स के अंदर एक चीज आएगी, उसका नाम क्या है, रेंज। और ये हेडर्स भेजेगा कौन, फ्रंट एंड, ठीक है। तो इसको हाँ
ये हेडर्स के थ्रू आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कौन सा चंक भेजना है? आपने एक चीज नोट की है कि जब आप नेटफ्लिक्स पे बंद कर दें, कोई अपनी मूवी बंद कर दें, फिर दोबारा से कल आ जाएं, तो वहीं से शुरू करता है जहां से आपने छोड़ा था। उसको कैसे पता लगा कि आपने यहीं तक देखा था? तो वो ये याद रखता है कि एक तो स्टार्ट और एंड, वो अभी अब आगे आएगा कि स्टार्ट और एंड चंक कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही चीज देखेंगे कि रेंज। अब ये रेंज हेडर क्या होता है? रेंज हेडर एक पॉपुलर हेडर है जो कि आपका फ्रंट एंड भेजता है, और इसका जो तरीकेकार है वो कुछ ऐसा है कि पहले उसका यूनिट लिखा होगा, इक्वल्स टू का साइन होगा, रेंज होगी और स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट और एंड होता है बेसिकली। सही है? इसका मतलब है कि सिर्फ स्टार्ट है तो मतलब है कि शुरुआत है अभी अभी जीरो और आखिर तक। अगर सिर्फ एंडिंग होगा तो मतलब शुरू से आखिर तक। तो इस तरीके से कुछ इसकी इक्वेशंस होती हैं, बल्कि यहां पे ज्यादा आसानी से दिखेगा। तो रेंज का कुछ इस तरीके से आता है, बाइट्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि स्टार्ट 200 और एंड 1000। ठीक है, अब ये क्या चीजें हैं, क्या नंबर्स हैं, इसको थोड़ी देर में देखते हैं। तो एक पहले काम कर लेते हैं कि इसको हम कंसोल करवा लेते हैं। कंसोल लॉग क्या चीज है? रेंज है। और हम इसको res डॉट फर्स्ट करो सेंड दे देते हैं वीडियो। अब अगर हम लोग इसको रिस्टार्ट करें, ठीक है, और हमारा जो ये index.html है, इसको mp4 के बजाय हम क्या पास करें? http लोकल होस्ट 5000 / मतलब मैं इसको क्या कह रहा हूं कि इसकी सोर्स में बता रहा हूं ये वीडियो। ठीक है, किसको? इस वीडियो के टैग को डायरेक्टली। सही है, तो एक जरा काम करते हैं, इसको चला के देखते हैं होता क्या है। हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया हुआ है वीडियो में कि मैंने एक तो रेंज का हेडर रिसीव किया हुआ है और उसको यहाँ पे कंसोल कराया हुआ है, और सेंड में मैंने क्या भेजा हुआ है? वीडियो। तो अभी हम देख रहे हैं कि जब ये, अच्छा ये नॉर्मली क्या होता है? 200। अभी क्या है? 206। ये जो 206 होता है बेसिकली पार्शियल कंटेंट के लिए यूज होता है। सही है, 200 का मतलब है टोटल डेटा, 206 का मतलब है पार्शियल डेटा। मतलब ये इस डेटा का और भी कुछ और डेटा है जो मैंने उसका सिर्फ हिस्सा भेजा है। जो हमारा डाउनलोड होती है, जो फाइल्स डाउनलोड होती हैं, वो भी पार्शियल डाउनलोड्स होता है। आपने IDM देखा है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, आपने देखा है? वो 10 चंक्स एक साथ डाउनलोड करता है। तो बेसिकली यही टेक्निक यूज कर रहा होता है। ये आप पे डिपेंड करता है, अभी हम वो डिफाइन खुद करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, देखें ये दिख रहा है, रेंज कॉलन बाइट्स इक्वल्स टू 0 to 4। ये हिट किसने किया? ये फ्रंट एंड ने हिट किया है। और ये फिर इसका मतलब है कि ये हेडर किसने भेजा है? फ्रंट एंड ने खुद भेजा है। यानी कि ये जो वीडियो का टैग है ये सारा काम कर रहा है। मतलब इसने जब इस सिंपल गेट रिक्वेस्ट पे हिट किया तो इसके साथ एक आपका, मतलब कि आपके साथ एक ये भेजा, उसने हेडर भेजा। पहला हेडर क्या भेजा? 0 डैश। मतलब वो कह रहे हैं कि स्टार्ट का डेटा मुझे लाके दो। सही है, उसको जब स्टार्ट का डेटा नहीं मिला तो उसने क्या बोला? 0 to 4। ये रैंडम ऐसे ही, मतलब उसने कोशिश करी दोबारा कि शायद अब कुछ डेटा मिल जाए, लेकिन अब मैंने इसको डेटा भेजा ही नहीं है, बल्कि यहां से मैंने क्या भेज दिया था? वीडियो। क्योंकि मुझे दिखाना था कि वो ये जो हेडर्स का रेंज हेडर है ये हमारे पास रिसीव होता है। सही है, अब ये रिसीव जो हुआ, ये क्या रिसीव हुआ? एक स्ट्रिंग वैल्यू है ये, और इस स्ट्रिंग वैल्यू में क्या है? बाइट्स इक्वल्स टू 0-4। ये चीज नजर आ रही है? अच्छा, अगर हम एक काम करें,
रेंज डॉट रिप्लेस, ये एक जावास्क्रिप्ट का स्ट्रिंग मेथड है. अगर जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड में रिप्लेस इक्वल्स टू, ये करें, यहाँ एक काम कर लेते हैं, इसको ना हम कंसोल खोलते हैं, इसको क्लियर आउट करते हैं और इसको हम रेंज इक्वल्स टू कर देते हैं ये वाली चीज़. सही है. और ये एक स्ट्रिंग है. तो बेसिकली हमें ये हेडर में रिसीव हुआ है. मैं कह रहा हूं कि रेंज डॉट रिप्लेस, रिप्लेस में मुझे क्या रिप्लेस करना है, रेंज इक्वल्स टू नहीं क्या होता है, अरे यार दिमाग की दही हो गई है. बाइट्स था, मैं रेंज लिख रहा था. तो जब मैंने बाइट्स किया तो यहाँ से बाइट्स इक्वल्स टू सिंपली रिमूव हो गया, क्योंकि मैंने इसको किससे रिमूव किया है, एम्प्टी स्ट्रिंग से. और नीचे क्या बच गया है, 0 और डैश बच गया है. अब अगर हम लोग कहेंगे इसको कि रेंज हमारा पहले जो थी कहाँ गई, रेंज इनिशियल वैल्यू ये थी, अब हम कह रहे हैं रेंज डॉट रिप्लेस ये वाली वैल्यू. क्योंकि देखें चैट जीपीटी आपको सारा कोड दे देगा, लेकिन वो कोड के पीछे हो क्या रहा है ये समझना मेन पर्पस है. ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये सारा कोड किसने किया हुआ है, चैट जीपीटी ने किया हुआ. हो सकता है थोड़ा इससे डिफरेंट हो, अभी देख लेते हैं, मुझे याद नहीं है उसने कौन सा मेथड यूज किया है, लेकिन मेन आपको मकसद समझ आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं. हमें बेसिकली ये चीज चाहिए, ये नंबर चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये नंबर स्ट्रिंग के बीच में फंसा हुआ है. हमें इस नंबर को अलग निकालना है. अब ये नंबर दो तरीकों से आता है. पहला तरीका कि इसके पास सेकंड नंबर नहीं होगा, 0 डैश होगा. सही है, क्योंकि ये स्टार्ट वैल्यू है, हम समझ जाएंगे कौन सी वैल्यू है, स्टार्ट. दूसरा इसका तरीका होगा जब ये 0-4 0-2 मतलब कोई ना कोई आगे नंबर होगा, यानी 2 नंबर्स होंगे, उससे हमें पता चल जाएगा ये मिडिल पार्ट है. जैसे 4-6 यानी कि 4 से स्टार्ट करो, कहाँ खत्म करो, 6 पे. तो हमें पहले इसका सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ये जो पूरी स्ट्रिंग है इसमें से मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करने, नंबर्स. तो मेरी स्ट्रिंग कौन सी है, बाइट्स इक्वल्स टू 0 डैश. तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं, यानी इसको मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं. तो जब मैं इसको रिप्लेस कैसे करूंगा, एक मेरे पास स्ट्रिंग मेथड है रिप्लेस का, मैंने उसमें क्या बोल दिया, बाइट्स इक्वल्स टू और आगे एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया. तो हमारे पास क्या बचा, 0 डैश ए. तो ये चीज हो गई. मैं इसको एक मैं चीज में सेव करवा देता हूं. ये किसमें सेव हो गया, ए में. अब हमारे पास एक तरीका होता है ए डॉट स्प्लिट. स्प्लिट में मैं कहां बोलता हूं, इसको कहां स्प्लिट करो, डैश पे. जब हम इसको डैश पे स्प्लिट करेंगे तो अब हमारे पास एक एरे बनती है, और एरे में ये बनता है कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, यानी कि जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट करके अगर आपके पास स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से हुई 2-2-2, तो अब अगर मैं इस पर स्प्लिट लगाऊंगा तो मेरे पास 3 आपके एरे एलिमेंट्स बनेंगे, 2,2,2. लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि वो 2,2,2 क्या होगा, स्ट्रिंग. लेकिन आपको पता है कि स्ट्रिंग अगर एक नंबर है एक स्ट्रिंग के अंदर, उसमें से नंबर कैसे निकालना है, ट्रांसपाइलिंग आपको पता है. तो हम क्या करेंगे, ए डॉट स्प्लिट. अब हम हाँ, अगर हमने स्प्लिट जब पढ़ा था तो आई थिंक यही चीज़ हमने देखी थी, लेकिन अब उसका प्रैक्टिकल यूज़ आ रहा है कि हम उसको यूज़ कहाँ करेंगे. सही, ये जो स्ट्रिंग सारी मैनिपुलेशन है ये बहुत यूज़ होती है बिजनेस लॉजिक में. सही है. तो नंबर्स इट इज इक्वल्स टू, हमारे पास ए डॉट स्प्लिट है. अब ए डॉट स्प्लिट जो है इसको मैंने कहा कि आपको स्प्लिट करना है डैश पे, और इसको स्प्लिट तो अब हमारे पास नंबर्स, तो नंबर्स के वेरिएबल में हमारे पास एरे सेव हो चुकी है. अब मुझे फर्ज करिए नंबर चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा, मुझे 0 वाला नंबर दो, लेकिन ये नंबर क्या है, नीचे स्ट्रिंग है. तो आपको पता है कि पार्स इंट आप लगा सकते हो, और पार्स इंट में अगर आप ये दे दोगे
तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर 0। अब यही वाली चीज अगर हम रेंज बदल दें, अब इसमें 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 एम्प्टी है, ये दिख रहा है, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं था। इसका मतलब है कि अगर मैं रेंज बदल दूं, रेंज में अब मैं सेव करवाऊं बाइट्स इक्वल्स टू 2,4, 54 कर दो। अब मेरे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है। अब 2 नंबर्स हैं तो सबसे पहले ए आएगा, वो रिप्लेस आएगा, तो रिप्लेस हुआ तो मेरे पास 2,4 बचा। उसके बाद अब नंबर्स निकालेंगे इससे, तो नंबर्स निकालेंगे स्प्लिट से, ए डॉट स्प्लिट डैश, तो अब मेरे पास क्या आया 2,4। अब 2,4 स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, नंबर्स में। तो पहला नंबर मेरे पास क्या आया, 2 आया। अब इसमें सिंबल क्या हो जाएगा, 1, तो नीचे क्या आया, 4, सिंपल। तो हमारे पास हमने जो रेंज है उसमें से वो निकाल लिए नंबर्स, ठीक है। तो ये पहला हमारा स्टेप था ये वाला काम करने के लिए। क्या लूप चला गया, नहीं, सिंपल एक कंडीशन लगाएंगे, बाइट्स में ही आती है, क्योंकि ये वीडियो वाला जो हमारा टैग है हमें पता है कि ये बाइट्स में देगा, और ये हेडर्स में ही आएगी ये भी पता है, और हेडर्स में रेंज ही लिखा हुआ होगा ये भी पता है, ये सब कुछ कंफर्म्ड है। वो फिर आप फ्रंट एंड वाले से आप बात करते हैं ना, ऐसे थोड़ी है, आप उसको एक स्पेसिफिकेशंस देते हैं कि मैं ये रिसीव करने वाला हूँ, सही है। तो खैर देखिए, नॉर्मली अगर कोई रेंज ना भेजने का मतलब है कि वो पूरा वीडियो प्लेयर खुद बना रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि पूरा वीडियो प्लेयर खुद कोई कंपनी ऐसे ही बनाएगी, सही है, क्योंकि वो एक बहुत एक्सपेंसिव टास्क है। क्योंकि अगर खुद सोचें तो एक यूट्यूब का जो वो प्लेयर है उनका अपना कस्टम प्लेयर है, सही है। तो जो बहुत हैवी कंपनीज हैं जिनका काम ही वीडियोस पे है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कस्टम वीडियो प्लेयर बनाती है, नॉर्मली नहीं बनाती, और नॉर्मली HTML5 का ही यूज़ हो जाता है। तो इसके बाद हमने ये समझ लिया कि रेंज क्या है और उसमें से नंबर्स को हमने कैसे निकालना है। उस आप वीडियो दिखाओगे कहाँ, प्रॉब्लम ये है ना कि वीडियो दिखाओगे कहाँ। तो उसके बाद अब हमारे पास एक है FS, जो हमने ऊपर ऊपर लाइब्रेरी सेव की हुई है, सही है। इसका एक हमारे पास मेथड होता है स्टेट सिंक। इसके अंदर अगर हम लोग उसको ये बताते हैं कि मेरे पास कौन सी फाइल है, यार ये एक तो हमारे पास ये काम क्यों नहीं कर रहा, sample.mp4, और इसको हमने कर दिया console log। पहले देख लेते हैं ये करता क्या है, सही है। मैंने इतना काम किया, मैंने इसको चलाया, अब मुझे इसको हिट करना पड़ेगा। क्या console log मैंने किया है, आई थिंक, ओ सॉरी वेट, आ गया, सही है। तो हम इसी का ही वेट कर रहे थे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली इस वीडियो का क्या है, मेटा डेटा है। अब ये जो लाइब्रेरी है ना FS, इसका फुल फॉर्म ही है फाइल सिस्टम। अगर आप गूगल पे जाएं और लिखें नोड FS, तो ये बहुत पुरानी बहुत पॉपुलर एक वेब लाइब्रेरी है। जितनी भी फाइल सिस्टम के साथ आपने हरकतें करनी है, क्योंकि आपको याद है कि मैंने कहा था कि एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट और Node.js में क्या मेन डिफरेंस था, कि Node.js आपके फाइल सिस्टम को एक्सेस कर सकती है, याद है चीज़। तो यही मेन फ़र्क है आपका नॉर्मल जावास्क्रिप्ट और Node.js का। तो उसका जो सबसे बेहतरीन फीचर था कि फाइल्स को एक्सेस करना, ये लाइब्रेरी जो है FS, ये इस लाइब्रेरी को यूज़ करती है नॉर्मली नोड, और सारे काम इसमें से होते हैं। अब FS के बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, राइट, हाँ सही है। हम एक फिर काम करते हैं, इसमें लिख लेते हैं, वैसे तो एक्सप्रेस भी लिखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा, एक मिनट इसको ये वहाँ से ओपन कर लेते हैं, सही है। तो ये आपको क्या बता रहे हैं, कॉमन यूज फॉर द फाइल सिस्टम मॉड्यूल, रीड, क्रिएट, अपडेट, डिलीट और नहीं, मतलब जो भी काम आप फाइल सिस्टम के साथ कर सकते थे वो आप किसके थ्रू कर लेते हो, FS के थ्रू। अब FS ज़रूरी नहीं कि आपकी सिर्फ वीडियो फाइल को रीड करे, FS हर फाइल टाइप को रीड कर सकती है। जैसे कि यहाँ पे आई थिंक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसने किसको रीड किया हुआ है, HTML को इसने रीड किया है। उसके बाद इसको रीड करके ये भेज रहा है रिस्पॉन्स में डेटा, किसको भेज रहा है, HTML। क्योंकि याद है जब मैंने H1
स्ट्रिंग के अंदर करके भेजा था तो वो आपका h1 दिख गया था। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई HTML की फाइल सेव हुई है और मैं fs से इसको रीड करवाता हूँ और उसका सारा डेटा राइट हेड करता हूँ, राइट हेड जो होता है वो आपका जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई डेटा अपडेट कर देता है और उसके बाद क्या भेज देता हूँ, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स जब मैंने भेज दिया तो वो बेसिकली ये सारा का सारा HTML पेज ऐसे स्ट्रिंग बना के फॉरवर्ड कर देगा। HTML की फाइल नहीं, वो स्ट्रिंग जा रहा है ऐसा बेसिकली सर्वर से। क्या टेम्पलेटिंग इंजन करता है, लेकिन यहाँ पे उसने बेसिकली FS के थ्रू करवा के दिखाया कि FS ये काम कर सकता है, क्योंकि दिखाने की कोशिश ये की है उसने कि हमने HTML फाइल को ओपन किया, उसका कंटेंट कॉपी किया और वो कंटेंट हमने कहाँ सेव कर दिया, राइट हेड के अंदर। ठीक है, जो कि बेसिकली एक मेथड है रिस्पॉन्स का जिसमें आप कोई भी डेटा भेज सकते हैं। इसके बाद जो बेसिकली ये ज्यादा यूज होता है वो यूज होता है इन चीजों के लिए। कुछ भी आप सेव कर सकते हैं, कुछ भी रीड कर सकते हैं। इस पे आप अगर आप देखेंगे तो माई फाइल 1.txt को ये इसमें अपेंड कर रहा है क्या, हेलो कंटेंट। मतलब कि ये माई फाइल 1 को ओपन करेगा, उसमें हेलो कंटेंट अपेंड करेगा और उसको बाद में सेव कर देगा और बीच में कंसोल क्या कर रहा है, सेव्ड। तो मतलब फाइल्स को के साथ खेलने में आपको जो चीज हेल्प कर रही है वो क्या है, FS। अब यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, ये जो ओपन है ये वाला जो मेथडोलॉजी है या ये एग्जैक्ट जो फंक्शन है ये पाइथन में हम बहुत यूज करते हैं। एग्जैक्ट सेम कोई चेंजिंग नहीं है उसमें, जस्ट FS की जगह होता है विद। वो पाइथन का नेटिव खुद की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू यही सेम काम होता है। उसमें हम सिंपल ऐसे ही ओपन लिखते हैं, ऐसे ही फाइल का नेम देते हैं, ऐसे ही उसका मेथड बताते हैं। ये मेथड है, W का मतलब होता है राइट मेथड, W+ का मतलब होता है कि पुराना डेटा डिलीट मत करना, नए डेटा को अपेंड कर देना। A का मतलब A का मतलब भी अपेंड होता है, लेकिन R का मतलब होता है रीड ओनली, कि मैं सिर्फ क्या करूंगा, रीड करूंगा, कोई चीज राइट नहीं करूंगा। तो ये कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जब ओपन हो गया तो ये फंक्शन चला दो। ठीक है, क्या नहीं, इसने कोई ऑपरेशन नहीं किया, मर्जी है उसकी। ये बस आपको दिखा रहा है कि ये काम ऐसे हो सकता है। इसने डिफरेंट मतलब जो उसके FS के मेथड्स हैं वो आपको दिखाए हुए, लेकिन हमने कौन सा मेथड यूज किया है, स्टैट सिंक जो है बेसिकली स्टैट्स निकाल के लाता है। स्टेट मतलब आज स्टैटिस्टिक्स की बात होती है। स्टैट्स क्या होते हैं कि आपकी मेटा डेटा, कि आपका उस फाइल के बारे में डेटा, तो ये सारा उस फाइल के बारे में क्या है, डेटा है। इवन आपको ये भी बता रहा है कि ये क्रिएट कब हुआ, ये अपडेट कब हुआ, ये सारी चीजें। उसके बाद आपको ये भी बता रहा है कि इसका फाइल साइज क्या है। बेसिकली सारी जो पंचायत हुई है वो इसके लिए हुई है। सही है। अब हम करते हैं, फर्ज करें मैं एक बनाता हूं कांस्टेंट, मैं कहता हूं स्टेट के अंदर हम ये सारी चीजें जो हैं ये सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम कंसोल लॉग करते हैं स्टेट डॉट साइज। ठीक है, मैं कहता हूं मुझे सिर्फ साफ सुथरा फाइल साइज बता दो। अब अगर हम लोग इसको रीलोड करें, जब हमने रीलोड किया इसको तो आई डोंट नो ये सब क्या, ये क्यों रिक्वेस्ट क्यों नहीं भेज रहा। काम करते हैं इसको, आ गया। ठीक है, नहीं मैंने कंसोल करवाया था, तो मैंने कंसोल करवाया क्या, सिर्फ स्टेट डॉट साइज। अब ये स्टेट डॉट साइज इतना बड़ा दे रहा है, किसी को पता है ये क्यों दे रहा है, ये प्योरली बाइट्स में दे रहा है। और अगर आप इसका MB में डेटा देखें तो MB में क्या है, 5 MB या 5000, अराउंड 5000 KB। 5 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 6 कितना होगा, बाइट्स। साइंटिफिक नोटेशन याद है, भाई इंटर पास कौन कौन है, ये वाली चीज पढ़ी थी ना। तो 5 इंटू 10 की पावर 6 बेसिकली क्या है, आपके बाइट्स, मेगा बाइट्स के बराबर है। तो 5 MB इसको कहें या 5 इंटू 10 की पावर 6 बाइट्स कहें तो एक ही बात है। एक बाइट में कितना बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं।
ठीक है, तो हमारे पास फाइल साइज अवेलेबल है। फाइल साइज मैंने क्यों निकाला? क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए था कि स्टार्ट हमेशा कहां से होगा, 0, एंड हमेशा कहां पे होगा, जितना फाइल साइज है आपका। मतलब जितना, अगर हम इस स्टेट पे पहुंच गए कि हमारा फाइल साइज पे हम पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। ये बात आप समझ रहे हैं? अब उसके बाद अब हमारे पास बनाना है चंक साइज। अब चंक साइज वो साइज है कि हम कितने बिट्स देंगे। जैसे कि अगर हम एक कॉन्स्ट बनाते हैं, ये सारा काम यहाँ पे होगा बाइट्स में बेसिकली। ये यही काम वो करता है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स सेम एग्जैक्ट यही काम करता है। नेटफ्लिक्स की अगर आप देखेंगे तो पहले क्वालिटी जो है ना वो अजीब सी देता है, ऑटो पे होती है। वो नेटफ्लिक्स दो चीज़ें ये कर रहा है, पहले तो वो देता है कि चंक्स कितने भेजने हैं इसे, दूसरा ये देखता है कि इसको क्वालिटी कौन से वाली से भेजनी है। सही है, अब एक ही वीडियो है, एक GB की है, एक आपकी 200 MB की है, तो बेसिकली देख रहा होता है कि जितनी इंटरनेट स्पीड होती है उस पर रेशियोज बने हुए होंगे कि अगर 1 MB पर सेकेंड से अबव की स्पीड चल रही है इसके पास, तो ये वाला इतना चंक भेजो और इस क्वालिटी वाला भेजो। अब लाजमी सी बात है, चंक बड़ा होगा तो जाहिर से उसको डाउनलोड होने में भी टाइम लगेगा। तो इस वजह से आप यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों में ये चीज़ देखते हैं कि एक तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, भले आपका इंटरनेट सबसे थका हुआ, तो उसकी वजह क्या होती है कि एक वो दो चीज़ें देख रहे होते हैं आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर, कि एक तो आपको चंक कितना बड़ा भेजना है, दूसरा किस क्वालिटी वाली फाइल से भेजना है। क्योंकि एक ही, अगर आपने कोई डाउनलोडर इस्तेमाल किया हो, यूट्यूब डाउनलोडर, तो वो यूट्यूब डाउनलोडर कभी कभी वो ना पूरी लिस्ट दिखाता है कि ये फाइल, इसका ये फाइल क्वालिटी, ये फाइल क्वालिटी, ये फाइल क्वालिटी, ये फाइल क्वालिटी तुम्हें कौन सी चाहिए। सही है, आई थिंक 256 से स्टार्ट होता है, 360 के बाद होता है 486 के बाद होता है 720 के बाद 1080। सही है, 1080 के बाद आपके पास नॉर्मली 4K होती है, तो ऐसे बढ़ता चला जाता है, अराउंड 2000 और समथिंग होती हो, 1920 तो 1920। तो इस तरीके से हमारे पास बेसिकली चंक साइजेस हैं। लेकिन यहाँ पे चंक साइज बेसिकली हमारा नॉर्मली होता है 10 × 10⁶। तो बेसिकली ये कितना चंक साइज हुआ? हाँ, तो 2 का क्या मतलब है? अच्छा, अगर 2 दफा लगाएं तो वो कितने कितने जीरो दिए? 6 दिए। अगर एक दफा लगाया तो उसने क्या दिया? 60। जो डबल नोटेशन है वो बेसिकली पावर को नोट करता है, नोटेशन है। तो बेसिकली 1 × 10⁶ बाइट्स का क्या मतलब है? तो ये मैं कितना चंक साइज भेज रहा हूं? 1 MB। अच्छा, किसी को पता है कि स्मॉल MB का मतलब होता है मेगा बाइट्स और कैपिटल का मतलब होता है मेगा बिट्स। मैट्रिक का जो कंप्यूटर साइंस का पेपर था ना, उसके अंदर ये सवाल आता है। अच्छा, तो बेसिकली मैं चंक साइज मैंने डिक्लेयर किया हुआ है 1 MB का। ठीक है, अब हमारे पास फाइनली वो टाइम आ चुका है जहाँ पे अब हम वो हेडर्स वाला जो पूरा था वो हम भेजेंगे। तो ज़रा अब हम अपने चैट GPT पे जाते हैं और बोलते हैं कि वो हमारा जो हेडर है वो हमें कैसे बनाना है। अच्छा, यहाँ पे अब उसने कुछ ना चेक्स लगाए हैं। सबसे पहले वो कह रहा है, चेक कर रहा है कि अगर मेरे पास रेंज रिसीव नहीं हुई, जब रेंज रिसीव नहीं हुई तो आपको क्या एरर भेज रहा है? रिक्वायर्स रेंज हेडर। तो ये बहुत एक अच्छा चेक है, तो हम भी इसको यूज कर लेते हैं। लेकिन मेन मकसद वही है कि अभी हमें कोड समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, अब वो क्या कह रहे हैं, उसने वीडियो पाथ अलग से दिया हुआ है और वीडियो साइज ने अलग से दिया हुआ है। मैंने इसकी अलग फाइल नेम बनाया हुआ है, स्टैट बनाया हुआ है और स्टेट डॉट साइज बनाया हुआ है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं कहता हूं कॉन्स्ट वीडियो साइज, और वीडियो साइज में मैं क्या सेव करा दे रहा हूं? स्टैट डॉट साइज। ठीक है, इस कॉन्सोल लॉग को फिलहाल हटा देते हैं। कहाँ से? नहीं, पाथ तो हम सेव करवा ही नहीं रहे, हम उसको डायरेक्टली दे रहे हैं सैम्पल डॉट को। अभी फिलहाल डायनेमिक तो देंगे, अभी हम जस्ट दे रहे हैं कि हम क्योंकि टेस्टिंग फेज में, तो हम बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी सीख रहे हैं, तो हम डायरेक्टली पाथ पास कर रहे हैं।
वैसे तो हम इसको ड्राइव किसी ना किसी और तरीके से ही देंगे, जाहिर सी बात है, ऐसे तो नहीं देंगे। स्टेट सिंक ये कर रहा है कि थोड़ी देर पहले हमने ये चीज़ की थी कि पूरा यहाँ पे एक हमारे पास ऑब्जेक्ट बन के आया था, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर इस फाइल का मेटा डेटा था कि इसका टोटल फाइल साइज कितना है, ये कब क्रिएट हुआ, कब क्या हुआ। ये बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपर्टीज़ में मिलती हैं। सही है। तो उसके बाद स्टेट, वीडियो साइज, चंक साइज ये हमने कर लिया। अब हम देखते हैं और हमें वो क्या कह रहा है। तो चंक साइज उसने तकरीबन वही वाला काम किया है, 10 की पावर 6। तो ये क्या है 1 MB। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह लिख दूँ क्या 2, तो क्या हो जाएगा 2 MB। उसके साथ अभी थोड़ी देर में खेलेंगे। उसके बाद अभी वो क्या कह रहा है स्टार्ट। अब स्टार्ट वो क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है रेंज डॉट रिप्लेस। और ये बड़ा ही उसने ना एक खतरनाक चीज़ इस्तेमाल की है, और ये चीज़ जो इसको है, इसको हम कहते हैं रेजेक्स एक्सप्रेशन। और रेजेक्स एक्सप्रेशन खुद में एक बहुत बड़ी साइंस है। सही है। अभी आप इस साइंस की तरफ ना जाएं, वरना आप बोलेंगे कि मैं कौन हूं और मैं कहाँ पे हूं। तो ये बेसिकली आपको दिख रहा है। तो ये पूरी खुद से एक लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज का मेन काम क्या है कि एक स्ट्रिंग में से एक सर्टेन डेटा निकलवाना, और कुछ भी नहीं। एक बात, जब हम रेजेक्स अगर हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो कभी आप अगर किसी बैकएंड, सिर्फ प्योर बैकएंड डेवलपमेंट का किसी कोर्स पे जाएंगे तो वो आपको रेजेक्स लाजमी पढ़ाएंगे। तो वो रेजेक्स जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे पास एक असाइनमेंट आता है। असाइनमेंट में क्या होता है कि एक ना, हेलो माय नेम इज दिस एंड दैट, माय सेल फोन नंबर इज दिस, आई वाज बोर्न ऑन फलाना फलाना फलाना, सही है, एंड माय एज इज दिस। तो हमें बोला जाता है ये पूरी टेक्स्ट लिखी हुई है, अब मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के दो। मैं आपको मतलब ये पूरी स्ट्रिंग भेजूंगा और मुझे आप एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करो। उस ऑब्जेक्ट में इस बंदे का फोन नंबर, एक फोन की प्रॉपर्टी में इन नंबर, आपका टाइप नंबर, और उसके बाद उसका जो क्या था और एज, वो भी टाइप नंबर, और तीसरा वो क्या चीज़ थी, मतलब 3 चीज़ें मैंने बोली थी मेन। तो वो 3 चीज़ें आपकी बेसिकली जो है वो आपको नंबर और सॉरी उसकी बर्थ डेट और डेट टाइम फॉर्मेट में, सिंपल वो स्ट्रिंग नहीं, डेट टाइम प्रॉपर फॉर्मेट में। डेट टाइम फॉर्मेट क्या है, जैसे वो उसकी न्यू डेट करके जो जावास्क्रिप्ट की क्लास है। तो ये पूरा मुझे ऑब्जेक्ट बना के दो। हमारे पास रिजिक्स में ही हमारे पास एक असाइनमेंट आता है। तो खैर ये पूरी एक साइंस है, इस पर अभी नहीं जाते। हमने इसकी जगह पे एक जुगाड़ू साइंस यूज़ की है। जुगाड़ू नहीं है, ऐसे यूज़ होता है मेरा काम है तो मैं जुगाड़ू बोल रहा हूँ। तो मैं इसको स्टार्ट करते हैं इसको अब ना, तो हम कहते हैं कॉन्स्ट स्टार्ट। अब स्टार्ट में क्या होगा कि मुझे मिल रहा है रेंज यहाँ पे। तो हमने क्या किया था, रेंज में से सबसे पहले क्या किया था, रेंज डॉट रिप्लेस। सही है। तो मैं बोल रहा हूं बाइट्स इक्वल्स टू, फिर उसके बाद मुझे इसकी पहली वैल्यू चाहिए, और ये पूरी वैल्यू जो है ये क्या होनी चाहिए, पार्स इंट। ये मैंने पूरी वैल्यू उठा के यहां पे दे दी, पार्स इंट होनी चाहिए। तो ये मेरा किस में सेव हो जाएगा, स्टार्ट में। सही नहीं, स्प्लिट डैश। सही है। तो ये काम हमने जावास्क्रिप्ट में थोड़ी देर पहले चंक वाइज अलग अलग करके देखा था। अब हमने सिर्फ एक लाइन में भर दिया है कि पहले रिप्लेस कर दो, जब रिप्लेस होगा तो उसके बाद स्प्लिट करके एक वो एरे बना लो, और एरे का पहला एलिमेंट लाके उसको क्या कर दो, पार्सेंट कर दो, और उसमें किसमें सेव करा दो, स्टार्ट में। तो जो काम हमने 3-4 स्टेप्स में किया था कंसोल में, हमने एक ही लाइन में कर दिया इधर। तो हमने स्टार्ट का वेरिएबल अपने तौर तरीकों से बना लिया है। अगर हम लोग यहाँ पे console.log भी इसको करवा लें तो कोई किसी के पेट में दर्द तो नहीं होगा। तो हमने ये सेव किया, हमने इसको रिस्टार्ट किया, हमने इसको रिस्टार्ट चलाया, और हमने इसको दोबारा से स्टार्ट कर लिया, और हमारे पास क्या आया है, 0 आया। तो इसका मतलब है कि स्टार्ट हमारे पास परफेक्टली ट्रांसपाइल हो चुका है, यानी कन्वर्ट होके आ चुका है। हमारा ये काम हो गया। अच्छा भैया और बताओ क्या करना है। उसके बाद कह रहे हैं अब एंड को कैलकुलेट करो। क्यों? क्योंकि हमें चंक्स बनाने, याद है। तो स्टार्ट हमें देगा कौन, रेंज। क्योंकि रेंज स्टार्ट क्यों देगा, क्योंकि अगर वीडियो अभी शुरू हुई है तो स्टार्ट क्या होगा,
0। अगर वीडियो फर्स्ट करो 2-3 मिनट चल चुकी है, यानी कि 5 MB में से फर्स्ट करो 1 MB आप देख चुके हो, तो आपके पास क्या आएगा 1। समझ रहे हैं? तो बेसिकली क्या हुआ कि एंड जो है अब आप कैलकुलेट करोगे चंक वाइज कि मुझे अब इसको कितना चंक भेजना है। हमारा चंक साइज क्या है 1 MB, मतलब स्टार्ट भले 3 MB हो, एंड कहाँ होना चाहिए? अगर 3 MB स्टार्ट है तो 4 MB पे खत्म होगा, अगर 2 MB स्टार्ट है तो 3 MB पे खत्म होगा। तो एंड का हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो अब एंड का वो कैलकुलेट कैसे कर रहा है? सिंपल मैथमेटिक्स है। वो कह रहे हैं जहां से स्टार्ट हो उसमें क्या प्लस कर दो? चंक साइज। उसके बाद वो उसने क्या यूज किया है? मैथ डॉट मिनिमम। मैथ डॉट मिनिमम क्यों किया है इसने? किसी को समझ आ रहा है? किसी की थोड़ी सी मैथमेटिक्स तेज है? अच्छा, फर्ज करो कि वो आ जाता है 5 पे, सही है, या 4.5 पे। 4.5 का एग्जांपल ले लेते हैं। वो उसने रेंज भेजी 4.5 से स्टार्ट। अब 4.5 से स्टार्ट है तो उसमें हम कितनी MB प्लस कर रहे हैं? 1 MB। तो 4.5 प्लस 1 MB 5.5 MB। लेकिन पूरी फाइल साइज है कितने की? 5 MB। इसका मतलब है कि कोड क्रैश होगा। वो बोलेगा 5.5 में कहाँ से लाऊं जब फाइल साइज ही कितनी है आपकी 5 MB है। तो इसने एक बहुत सिंपल सा आपके पास एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज किया है। वो कौन सा है? मैथ डॉट मिन। मैथ डॉट मिन क्या करता है? 2 वैल्यूज में से जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आपको रिटर्न करता है। बहुत सिंपल सा है और जावास्क्रिप्ट का नेटिव फंक्शन है। आपने किया मैथ डॉट मिन, आपने लिखा 2,3 तो नीचे आपको रिटर्न में क्या देगा? 2। आपने लिखा 3,4 तो नीचे क्या देगा? 3। कहेगा दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो मुझे रिटर्न कर दो। भले अगर ये 4 है और ये 3 है तो भी वो आपको क्या रिटर्न करेगा? 3। दोनों में से मिनिमम वैल्यू। तो इस वजह से उसने कोड में आपको कहा है कि भाई टाइम बहुत हो गया, तो स्टार्ट में प्लस चंक साइज कर लो। चंक साइज को हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि हम स्पेलिंग गलत ना हो और वीडियो साइज में भी थोड़ा स्पेलिंग गलत ना हो, क्योंकि हो सकता है उसका स्पेलिंग अलग हो हमारी अलग हो। अब कह रहे हैं कि 2 चीजें, पहले तो स्टार्ट प्लस क्या करो? चंक साइज। अगर फर्ज करो इसका जवाब आया 3.5, इसका जवाब अगर 3.5 आया और इसका हमेशा क्या आएगा? वीडियो साइज, यानी कि पूरी फाइल साइज कितनी की है? 5 MB। 5 में से ये 1 माइनस कर रहा है, ये 1 MB माइनस नहीं कर रहा है, ये क्या माइनस कर रहा है? ये एक बाइट माइनस कर रहा है, सही। अब 5 × 10⁶, यानी कि 5 के पीछे कितने जीरो हैं? 6। उनमें से सिर्फ क्या माइनस कर रहा है? 1। वो ऐसे माइनस कर रहा है कि फॉर सेफ्टी, कि वो एक स्टेप आगे ना बढ़ जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप सर्च करेंगे तो लिखा हुआ आता है 1 KB, सही, हालांकि वो होती 900 MB है या कुछ 900 समथिंग बाइट्स होते हैं वो, लेकिन वो लिखा हुआ आता है कभी कभी 1 KB। तो फॉर सेफर साइड रहने के लिए उसने क्या किया है? 1 बाइट को माइनस कर दिया ताकि कोड क्रैश ना हो, यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट्स है उससे थोड़ा हम पीछे ही रहें। लेकिन आप उसको अंदाजा लगाएं कितना छोटा है कि 1 MB जो है वो क्या है? 1 × 10⁶, यानी 6, और ये क्या है? सिर्फ 1, यानी कि 1 पीछे 6 जीरोस, उसमें से हमने सिर्फ क्या माइनस किया है? 1 माइनस किया। माइनस इसलिए किया है कि हम ओवरशूट ना करें उसके फाइल साइज से किसी भी तौर पे, क्योंकि हमने ऊपर जो कैलकुलेशंस की हुई है ना वो राउंड ऑफ्स होंगी। राउंड ऑफ होके वो बस चाहता है कि एक स्टेप आगे ना बढ़े, तो फॉर सेफ्टी के लिए उसने 1 बाइट को माइनस कर दिया। और 1 बाइट की वीडियो में आप खुद समझ सकते हैं कुछ भी नहीं आएगा, सही है। एक सिंपल जो आपकी 5 सेकंड की वीडियो होती है ना, वो भी समथिंग 500 KB की होती है। तो 500 KB 5 सेकंड, तो आप सोच लें 1 बाइट में क्या सेव होगा। तो फॉर सेफर साइड रहने के लिए उसने क्या किया है? -1। तो अब देख रहे हैं कि दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वो किस में सेव हो जाएगा? एंड में सेव हो जाएगा, मैथ डॉट मिन से। उसके बाद देखते हैं हमें आगे क्या कह रहा है। अब फाइंड आउट कर रहा है कंटेंट लेंथ। ये कंटेंट लेंथ है जो आपके पास अभी जो चंक जा रहा है, क्योंकि अब उसको बताना पड़ेगा कि कितने मिनट्स की वीडियो जा रही है, सही है, या कितनी MB की वीडियो आप भेजोगे, ये आपको ब्राउजर को बताना है। अब उसको आप बता कैसे रहे हो? जाहिर सी बात है जो एंडिंग नंबर होगा वो बड़ा होगा। जैसे स्टार्टिंग 3 MB है तो एंडिंग क्या है? 4 MB, क्योंकि 1 MB का डिफरेंस है। तो 4 - 3 करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 1 MB।
अगेन उसमें से हमने यहाँ पे क्योंकि 1 माइनस किया था तो यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सिंपली प्लस कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एंड माइनस स्टार्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसमें सिंपल हमारा कंटेंट लेंथ होगी। एक काम करेंगे, जब ये हेडर्स बन जाएगा ना, उसको फाइनली हम लोग प्रिंट करा के देखेंगे कि क्या हो रहा है। कंटेंट लेंथ समझ आया? 4 माइनस 3 इज 1। 1 यहाँ पे क्योंकि माइनस किया था तो यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब कंटेंट लेंथ हमारे पास आ गई। उसके बाद अब हम क्या हम बनाने वाले, हेडर्स। अब मेन काम यही है जो पूरी आपकी इस ऐप में है। इस हेडर्स को हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले इसको पहले देखते हैं कि क्या चीज़ है। हेडर्स का हमने एक सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया, अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, अभी कुछ किया नहीं है, अभी रिक्वेस्ट बनाया ही नहीं है, रिस्पॉन्स भेजा नहीं है, कुछ भी नहीं किया। हमने जस्ट क्या दिया है, हेडर्स दिया है। तो हेडर्स के अंदर 4 हेडर्स हम भेज रहे हैं, कंटेंट रेंज, एक्सेप्ट रेंजेस, कंटेंट लेंथ और कंटेंट टाइप। सबसे पहले देखें कंटेंट रेंज, ये मेन हेडर है जो बेसिकली आपके प्लेयर को बताएगा कि ये कौन सी वाली रेंज है या किस आपके हिस्से की मैं आपको डेटा भेज रहा हूँ। उसमें वो आपको कैसे दोबारा भेज रहा है, बाइट्स। सिर्फ इक्वल टू की जगह बीच में क्या है, स्पेसिंग है। उसके बाद आपको वेरिएबल इंजेक्ट कर रहा है, कौन सा, स्टार्ट। उसके बाद कौन सा कर रहा है, एंड। बीच में ये डैश स्ट्रिंग है, ये माइनस नहीं है क्योंकि ये पूरा स्ट्रिंग लिटरल है। उसके बाद क्या है, फॉरवर्ड स्लैश वीडियो साइज। और वीडियो साइज बेसिकली टोटल वीडियो साइज है। आई थिंक ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जहाँ है हमने सेम नाम ये रखा हुआ है, सही है। तो हमारे पास स्टार्ट भी है, एंड भी है और वीडियो साइज भी है। अब जरा इसको ना हम प्रिंट करा के देखते हैं। सबसे पहले इस हेडर को स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग। CLS किया, Node.js को स्टार्ट किया। अब हम लोग फाइनली इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास एक बन चुका है। अब क्योंकि रेंज में आया था क्या, 0, तो एंड क्या बना, 1 MB। ये 1 × 10 की पावर क्या है, 6। तो ये कह रहा है कि जो अब ये आप चंक भेजेंगे वो क्या भेज रहे हैं, 0 से लेके 1 MB आउट ऑफ टोटल क्या है, 5 MB। ये 5.2 MB है बेसिकली, 5.211 5.2 MB। रेंजेस बाइट्स है तो सिंपल हमारा स्ट्रिंग था क्योंकि हम बाइट्स में डेटा भेज रहे हैं। उसके बाद कंटेंट लेंथ, इस पूरे की लेंथ कितनी है, ये तकरीबन 1 MB है। उसके बाद हमारे पास जो फाइल टाइप है वो क्या है, /MP4 है। तो इतना काम हो गया, मतलब हमने हेडर्स का ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब इस हेडर्स के ऑब्जेक्ट को भेजना है कहाँ, आपने फ्रंट एंड पे। तो देखते हैं कि चाचा क्या कह रहा है। ये वही वाला हमारे पास तरीका इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा, राइट हेड वाला। राइट हेड जो है बेसिकली हेडर्स में एडिशन कर देता है। जो आपका हेडर्स रिस्पॉन्स के जो हेडर्स ऑब्जेक्ट हैं उसको एक्सपेंड कर देता है, उसमें हेडर्स बढ़ा देता है, सही है। तो हमारे पास ये जो हेडर्स का ऑब्जेक्ट है ये हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम इसको राइट हेड कर रहे हैं। यानी कि हेडर्स जो है हमारे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के हेडर्स। अगर आप नोट करें तो जब हमने नेटवर्क में हम गए थे, हमने वीडियो किया था, तो एक हेडर्स होते हैं रिस्पॉन्स हेडर्स, एक होते हैं कौन से, रिक्वेस्ट हेडर्स। रिक्वेस्ट हेडर्स वो हेडर्स हैं जो आपका फ्रंट एंड किसको भेज रहा है, बैक एंड को। और रिस्पॉन्स हेडर्स वो हेडर्स हैं जो बैक एंड भेज रहा है किसको, फ्रंट एंड को। तो इनके अंदर हमने ये वाले हेडर्स क्या कर दिए, ऐड कर दिए, क्योंकि ये सारे हेडर्स किसको चाहिए, इस वीडियो वाले हमारे टैग को चाहिए, जो कि बेसिकली हमारी API को कॉल कर रहा है। ठीक है, अभी तक ये रिस्पॉन्स गया नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्स जाने के लिए हम क्या करते थे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अभी तक हमने सिर्फ इन सारे हेडर्स को ऐड करवाया है अपने हेडर्स की लिस्ट में, और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद अब देखते हैं कि हमें इसको भेजना कैसे। अब भेजने के लिए तरीका थोड़ा अलग बना रहा है, और ये बिल्कुल भी उससे रिलेटेड नहीं है जो कि हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड या रेस्ट डॉट जेसन या रेस्ट डॉट स्टेटस करते थे। ये तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, बल्कि ये किसका मेथड यूज कर रहा है, FS, जो कि अगेन आपका कौन सा था, फाइल सिस्टम। उसका एक मेथड यूज कर रहा है, क्रिएट रीड स्ट्रीम। स्ट्रीम जो होती है, इसका स्ट्रीम एक बेसिकली एक टेक्निकल वर्ड है जिसका मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी एक मेगा डेटा का आप चंक्स बना के जब आप भेजते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम। स्ट्रीम का ये मेथड है, सॉरी मतलब है कि हम अगर चंक्स में कोई डेटा भेजेंगे कोई बड़े डेटा का, तो वो हम स्ट्रीमिंग कहलाती है, सही है। तो हम कह रहे हैं क्रिएट रीड स्ट्रीम, यानी कि डेटा को रीड करो और उसकी क्या बना दो, स्ट्रीम। उसके बाद हम उसको क्या पास कर रहे हैं, वीडियो पाथ, यानी कि आपकी वीडियो कहाँ पड़ी है
उसके बाद आप उसको क्या पास कर रहे हो, स्टार्ट और एंड। तो बेसिकली आप लोगों ने कोई वीडियो सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, उसके अंदर एक हमारे पास नीचे स्लाइडर होता है जिसमें आप वीडियो को कट कर सकते हो। आप बोलते हो कि 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक इसको कट कर दो, तो वो 1 मिनट पूरा वीडियो का कट हो जाता है। तो बेसिकली ये जो फाइल सिस्टम Node.js की लाइब्रेरी है, ये इस वीडियो को क्या कर रही है, कट कर रही है। और ये जितना आपने स्टार्ट और एंड दिया है, यानी अभी पहली बार जो स्टार्ट और एंड आएगा वो 0 से स्टार्ट होगा और 1 MB तक जाएगा। तो ये वीडियो फाइल में से वो 1 MB की जो आपकी फाइल है उसको कट करेगा और रिस्पॉन्स में भेज देगा। अब रिस्पॉन्स भेजने का तरीका क्या है कि आपने जो वीडियो स्ट्रीम का अब ये डेटा बना, मतलब ये आउटपुट बना है इस पूरे का, सही है। इसके अंदर एक मेथड है, कौन सा, पाइप, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, एक स्ट्रीम है, सही है। पाइप एक सिंपल मेथड है जो बेसिकली इसमें से ये वाला जो चंक बना है ये पुश कर रहा है आगे, किसके साथ, रिस्पॉन्स के साथ। इसके अंदर समझ लेंगे आप, ऐसे दिमाग में सोचेंगे, इस फंक्शन के अंदर रिस्पॉन्स डॉट सेंड लिखा हुआ होगा और रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर बेसिकली क्या जा रहा होगा, पूरा ये छोटा पीस जो है आपका, जो आपने अभी अभी कट किया है। तो जरा इसको अगर हम लोग उठाएं, नहीं, क्योंकि चंक साइज है, ये बाइट्स डेटा है, सही। ये ना जेसन है ना स्ट्रिंग है, ये बाइट्स डेटा है। जो बाइट्स डेटा है उसके लिए हम बना रहे हैं स्ट्रीम, और स्ट्रीम जो बन रहा है वो सारा बन रहा है थ्रू एफएस। एफएस बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है। अगर आप किसी जेसन को भी अपडेट करते हैं तो आपको कौन सी यूज करनी पड़ती है, एफएस। आपको अगर पता हो कि किसी ने अगर आईईसी में ब्लॉकचेन का कोर्स पढ़ा हो, तो ब्लॉकचेन के अंदर आप एनएफटीज को मिंट करते हैं, यानी एनएफटीज बनाते हैं। तो एनएफटीज अगर आप Node.js के थ्रू बना रहे हैं तो आपको एफएस का ये जो लाइब्रेरी बहुत यूज होती है, ये बहुत कमाल की लाइब्रेरी है। हमने ये क्या कर लिया कि हमने अब वीडियो पाथ जो है ये कोई वेरिएबल नहीं है, बल्कि हम इसको क्या दे रहे हैं, हमारी सैम्पल डॉट MP4 डायरेक्ट दे रहे हैं फिलहाल। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस करते हैं। अब ये हमारे पास बेसिकली पाइप जाएगा। एक काम कर लेते हैं कि ये वाली हमारी, इसको बंद करते हैं फिलहाल, और कहीं चल रहा है इसको भी बंद करते हैं फिलहाल, और हम अपने Node.js के सर्वर को अभी चलाते हैं। सही है, Node.js का हमारे पास सर्वर चला और हमने main.js को ओपन, सॉरी index.js को हमने क्या किया, ओपन विद लाइव सर्वर। और अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये बफरिंग हो रही है, सही है। तो अगर हम इसको चलाते हैं तो अब देखें वो जैसे ही थोड़ी बड़ी तो वो और डेटा आ गया, तो वो डेटा रीलोड नहीं हुआ, दोबारा क्वेरी हुई। ये बेसिकली वेब सॉकेट्स यूज कर रहा है। इसको हम देखते हैं क्या हो रहा है, सही है। अब ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तो ये बेसिकली आपको क्या दे रहा है, वेब सॉकेट WS वीडियो। अच्छा, इस प्लेयर के अंदर नहीं, आप प्लेयर को ज्यादा नहीं कर सकते, इसमें देख सकते हैं अगर हमारे पास प्लेबैक स्पीड का बटन है तो। अच्छा नहीं, इतना नहीं, ये आप डिपेंडेंट है कि इसमें प्लेयर। आई थिंक प्लेयर्स की ना रिएक्ट में भी बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जो कस्टम मेड प्लेयर्स हैं, जिसके पास इस तरह के आपके पास मेथोडोलॉजीज हैं कि जैसे उसमें आप वो डालना चाह रहे हैं, वो नहीं, वो सब टाइटल्स होते हैं, आप वो एडअप करना चाह रहे हैं, तो वो लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल नेटिव HTML5 है, और आई थिंक मोर देन इनफ है कि आपने इसको यूज़ कर लिया है। ये उसी तरह काम कर रहा है। हाँ, चलेगा, फिर बंद होगी। यहाँ पे यही हो रहा है। अभी हम काम करते हैं, हमारे पास असल में हैवी फाइल नहीं है ना, तो वरना आपको बहुत अच्छा दिखता। रेंज अभी हम इसको कितनी कम करें, वो भी बहुत तेज़ी से जाएगा, 5 MB है, और दोनों एक ही कंप्यूटर पे। अभी सर्वर से होता तो थोड़ा बहुत टंग होता, अभी तो एक ही सर्वर है, यूं जा रहा है, सही है। तो वो वीडियो थोड़ी सी बड़ी जो है हमारे पास, ये MK4 में आएगी ना, मसला ये, मैंने वो चीज़ सबसे पहले देखी। तो हमारे पास MP4 खैर, इस पे ये क्या है,
ये भी 2 MB है यार, 136 MB। चलो ये अच्छा है, सही है। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। हम इसको बना लेते हैं sample.mp4, ये 140 MB है। अब हम क्या कर लेते हैं कि हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और ब्राउज़र पे हमारा सबको बंद करते हैं और हम इसको दोबारा से इंडेक्स, अच्छा अभी देख रहे हैं index.html का नोड से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने इसके अंदर रखा हुआ है, आप इसको कहीं भी रख सकते थे। ये तो मैंने सिंपली बस एक HTML बनाया है ये देखने के लिए कि चल कैसे रहा है। अब देखें वो पहले लोड होगा, वो देखें कैसे जा रहा है। अब वो स्लो आगे बढ़ेगा। अब वो चंक्स में बेसिकली डेटा रिसीव कर रहा है। क्या नहीं, ये रुक जाता है, ये देखता है कि फिर जैसे जैसे आप दोबारा देखना शुरू करोगे ना फिर उस बात से कंजप्शन करता है, क्योंकि इंटरनेट कंजप्शन और आपकी रैम कंजप्शन पे लोड पड़ता है, क्वेरी रुक जाती है। हाँ फिर वो सारी रीड कर लेगा, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम होगी है। कई दफ़ा क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट किया तो उसने यहाँ से रिसीव करना शुरू कर दिया, बीच में छोड़ दिया, तो स्पीड में तभी तो ये चला, वरना वो पूरी वो अगर वो डाउनलोड करके आता फिर तो बहुत टाइम लगता। तो ये बेसिकली आपने क्या किया, एक सिंपल आपने स्ट्रीमिंग समझ लें, एक वेबसाइट का जो कोर फंक्शनैलिटी है, ये वैसे काम तो 5 मिनट का था, तो समझाना था कि ये सारे कोड यूं हो रहा है। तो एक काम करेंगे कि ये अभी हम लोगों ने फ़िलहाल तो ऐसे ही किया है, सही है, बस हमारे पास डेटा था, हमने इसको उठाया किया और चला लिया। इसको अभी हम रिएक्ट में कनेक्ट करेंगे, उसका एक पूरी गैलरी बनाएंगे, गैलरी में फिर हम देखेंगे कोई कंपोनेंट बनाए, कंपोनेंट पे क्लिक हो तो फिर जाके एक फ़ाइल खुले, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी जितनी पहले सिंपल हो तो उसमें ज़्यादा सही समझ आता है कि क्या हो रहा है। और अगेन आजकल तो ChatGPT है, ChatGPT पे आप चीज़ लिखेंगे आपको बना के देगा, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। मेन काम ये है कि उस कोड को समझना कि वो कोड में हो क्या रहा है। ठीक है, आई थिंक